अजय जी 7/10 दे रहे हैं, मनोज जी ने 2/10 दिया है, और अमोल जी ने 8/10 दिया है। डॉक्टर केतन। देखिए, कैमरा ऑन कर लें जिनके पास भी बैंडविड्थ बढ़िया है, कनेक्टिविटी अच्छी है। ये कैमरा ऑफ करके आप सुनेंगे फिर भी मजा नहीं आने वाला है आप लोगों को। कारण क्या है कि आप सीखेंगे ही नहीं। सर जी मैं आज थोड़ा सा बिजी हूँ, तो मैं सिर्फ कोई आज दिक्कत सोता नहीं, कोई रहूंगा। कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसी बात है तो आप बिल्कुल वैसे ही इसी मूड में रह सकते हैं, लेकिन जिनके पास में ऐसी कोई समस्या नहीं है वो कैमरा ऑन करे। पॉजेस सीखने वाले हम लोग, अल्प विराम और दीर्घ विराम सुना था बचपन में इसके बारे में। यस। ठीक है, शॉर्ट पॉजेस लॉन्ग पॉजेस का मैजिक क्या होता है, कैसे हमारी स्पीच की पावर बढ़ जाती है इन पॉजेस से, आज हम जानने वाले हैं। सद्दाम जी अपना कैमरा ऑन कर लें। 6/10। वेरी गुड, ठीक है। अभी हम लोग लाइव टेस्ट करने सर वाले हैं कि 5 मिनट दीजिए, हम पॉज। 5 मिनट बाद ऑन करेंगे कैमरा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। I'm also रोशन जी driving. वेरी गुड, क्या बात है। I'm अच्छा, driving. कोई बात नहीं सर, ठीक है सर। आप बिल्कुल रिलैक्स्ड रहिए, आप अच्छे से ड्राइव कीजिए, सेफली घर पहुंचिए सर, है ना। आज अच्छा मुझे एक चीज बताइए, हिंदी सभी लोग पढ़ लेते हैं? हिंदी सभी को देवनागरी समझ में आती है या नहीं आती है? तो फिर मैं रोमन में लिखूंगा, लिखा है मैंने, और रोमन में आपसे कुछ पढ़ने के लिए कहूंगा। ओके ओके, चलिए। और हर किसी को पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि देखिए एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो है ना, उससे ही फायदा होता है। आप प्रवचन की तरह सुन लेंगे, खत्म हो जाएगा कार्यक्रम, बहुत अच्छा लगेगा, फायदा कुछ नहीं होगा। आई एम नॉट हियर टू गिव प्रवचन। इट्स गोइंग टू बी एन इंटरैक्टिव सेशन, और वी हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ इट बाय पार्टिसिपेटिंग, राइट। सो दिल थाम के बैठिए, आपके सामने मैं कुछ स्क्रिप्ट्स में लेके आया हूं, और मैं देखूंगा कि पॉजेज आप लोग कैसे लेते हैं, और इस पे इसके बाद में विस्तार में चर्चा करेंगे इसके मैजिक के बारे में। ओके। देखिए, इस आपको सबको दिख रहा है? थम्स अप देके मुझे बताइए। ये जो यस सर। स्क्रीन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आपको दिख रहा है? क्लियर? क्लियर। क्लियर, वेरी गुड, ठीक है। इसकी फोन साइज भी सफिशिएंट है, आप आराम से पढ़ पाएंगे? बिल्कुल सर। ओके ओके, ठीक है। देखिए, जहां पर एक स्लैश आपको दिखाई दे रहा है, वहां पर 1 से लेकर 2 सेकंड तक मैक्सिमम इतना ही स्टे करना है। 1 सेकंड से थोड़ा कम भी हो तो चलेगा, लेकिन 2 से बिल्कुल ज्यादा नहीं होना चाहिए जहां पे एक स्लैश है। और जहां पर 2 स्लैश है, वहां 2 से लेकर 3 सेकंड तक आपको विराम देना है। 3 से ज्यादा थोड़ा बहुत चलेगा, बहुत ज्यादा नहीं चलेगा। ठीक है। आपके सामने एक स्क्रिप्ट आ गई। जो छोटे जो पॉज होते हैं, वो आपको, आपके लिसनर को हुक करते हैं। ठीक है। और जो बड़े पॉज होते हैं, वो एक ड्रामेटिक इफेक्ट पैदा करते हैं आपकी स्पीच में। आपके पास कंटेंट भले ही कम हो, लेकिन अगर इन पॉजेस की मास्टरी अगर आपको आ गई, तो समझ लीजिए कि सोने पे सुहागा हो गया। आपका कंटेंट इतना इनरिच्ड हो जाएगा कि सामने वाला जो भी सुनेगा बोलेगा वंस मोर, और सुनाइए, और कुछ कहिए। तो फिर अगर आप इसकी मास्टरी करेंगे तो देखिए क्या क्या आनंद आने वाला है। और बहुत चुन चुन के मैंने स्क्रिप्ट आपके लिए आज रखे हैं, और मैं आपको बोल के बताता हूं कि क्या रहेगा तरीका। उसके बाद आप उसको फॉलो कर सकते हैं या अपने अंदाज में बात कर सकते हैं। ठीक है। आर वी रेडी एवरीवन? आर वी रेडी? गिव मी योर थम्स अप। ओके ओके ओके, चलिए। देखिए, स्क्रिप्ट जो है, सभी जितनी भी स्क्रिप्ट है इसके अंदर में, सब जो है बोलने में विराम के महत्व के बारे में, द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉजेज इन स्पीकिंग। ठीक है। तो सबसे पहली बात, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कला की जो हर बोलने वाले को माहिर बना देती है। ये कला है
विराम की। सोचिए, जब आप बोलते हैं बिना रुके तो श्रोता थक जाते हैं, लेकिन सही विराम से आपका विचार गहरा उतरता है और दिल को छूता है। मिसाल के तौर पर यह कहानी सुनिए। एक व्यक्ति जंगल में अकेला चल रहा था। अचानक शेर आ गया। वो चिल्लाया, रुक जा शेर, मैं तेरा बाप हूं। शेर हंस पड़ा और बोला, बेटा, पहले विराम सीख लो। देखा, सही विराम मजा दुगना कर देता है। इसी स्टाइल में आपको सब कुछ करना है। इट्स गोइंग टू बी अ फन एक्टिविटी, बट इट्स गोइंग टू रिमाइंड यू द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉजेस। और आप जब भी अगली बार से बोलेंगे, आप मजा लेके बोलेंगे तो देखिए कितना आनंद आने वाला है। दो लोग और वेटिंग रूम में हैं, उनको भी हम आमंत्रित कर लेते हैं और उसके बाद इसको शुरू करते हैं। एडमिट ऑल कर देता हूं, है ना, जो भी है। राइट, चलिए, इसी स्क्रिप्ट को मैं चाहूंगा कि अभी सद्दाम साहब पढ़ेंगे। सद्दाम साहब, आपको दिख रहा है कि और फोन बढ़ा दूं? अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी, सर आपको बोले। दिख रहा है या फिर और इसको बढ़ा दूं? सर सर फॉन्ट को किन्हीं थोड़ा को छोटा कर बोलिए। दीजिए छोटा कर दूं? ठीक है, तो ज्यादा दिखेगा। ओके ओके। नेक्स्ट किसी को किन्हीं को बुलवाइए सर, हम 5 मिनट बाद ज्वाइन अच्छा करते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं किसी और से बुझवाता हूँ। ठीक है, एक सेकंड, पहले फोन छोटा कर देता हूँ। देखिए अब कैसा दिख रहा है? और छोटा, ठीक है। तो चलिए अमोल साहब से शुरू करते हैं। यहां से शुरू करते हैं। चलिए शुरू से बोलिए, स्क्रिप्ट लोग, स्क्रिप्ट वाले वर्ड्स। स्क्रिप्ट है आज का, हम्म बोलने में विराम का महत्व, हम्म द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉजेस इन स्पीकिंग। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कला की जो हर बोलने वाले को माहिर बना देती है। ये कला है विराम की। सोचिए, जब आप बोलते हैं बिना रुके तो श्रोता थक जाते हैं, लेकिन सही विराम से आपका विचार गहरा उतरता है और दिल को छूता है। मिसाल के तौर पर यह कहानी सुनिए। एक व्यक्ति जंगल में अकेला चल रहा था। अचानक शेर आ गया। वो चिल्लाया, रुक जा शेर, मैं तेरा बाप हूं। शेर हंस पड़ा और बोला, बेटा, पहले विराम सीख लो। देखा, सही विराम मजा मजा दुगना कर देता है। अब आप ट्राई करिए, रोज 3 मिनट इस तरह बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। विराम आपका विराम आपका हथियार है, इसे इस्तेमाल कीजिए। बस ठीक है, वेरी गुड, वेरी। थैंक यू। अच्छा, धीरे धीरे बोलने में आपको कुछ असहजता महसूस हो रही थी कि वैसे ही नॉर्मल लग रहा था? ये बताइए। नहीं, थोड़ा नॉर्मल लग रहा था क्योंकि मैं तो भी हिंदी भी बहुत पढ़ता हूँ तो। कोई बात बट नहीं, ये कोई क्या हो बात रहा है, इंग्लिश वर्ड्स और हिंदी में पढ़ना ये थोड़ा सा ये नहीं। होता है। हाँ, तो मैंने इसलिए भी नहीं लिखा कि हो सकता है कि अगर किसी को मराठी स्क्रिप्ट पढ़ने आती हो, हिंदी नहीं आती हो, तो फिर उस केस में दिक्कत ना हो, इसी वजह से रोमन में लिख दिया था मैं, है ना। नहीं, मुझे आप कोई दिक्कत कहेंगे तो नहीं अगली बार हिंदी है। में भी तैयार कर दूंगा। अच्छा ठीक है, ये जो आपने पढ़ा, आपने पॉजेस को ध्यान में रख के पढ़ा, बिल्कुल सही बात यस। है। अब आपको करना क्या है कि इसमें इमोशन भी लेके आना है। हर शब्द में कुछ ना कुछ इमोशन होता है, ठीक है। कोई खुशी का प्रतीक होता है, कोई गम का, कोई उत्साह का, कोई नाराजगी का, कोई गुस्से का। आपको इस भाव के साथ इस स्क्रिप्ट को वापस से पढ़ना है, अपने अंदाज में।
अपने फ्लेवर में। और अगर बीच में कोई शब्द लगे कि कमी बेसी, इसके जगह कुछ और बोल दूं, तब भी चलेगा। एज इट इज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, फ्लो आपका टूटना नहीं चाहिए। जिस फ्लो में है सॉरी वॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, चलिए वापिस से एक बार। एक मिनट इसमें, हाँ। आज का बात स्क्रिप्ट है करिए। बोलने में विराम का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉजेस इन स्पीकिंग। तो दोस्तों आज चलो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कला की जो हर बोलने वाले को माहिर बना देती है। ये कला है विराम की। सोचिए, जब आप बोलते हैं बिना रुके तो श्रोता थक जाते हैं, लेकिन सही विराम से आपका विचार गहरा उतरता है और दिल को छूता है। मिसाल के तौर पर ये कहानी सुनिए। एक व्यक्ति जंगल में अकेला चल रहा था। अचानक शेर आ गया। वो चिल्लाया, रुक जा शेर, मैं तेरा बाप हूं। शेर तो हंस पड़ा और बोला, बेटा पहले विराम सीख लो। देखा, सही विराम मजा दुगना कर देता है। अब आप ट्राई करिए, रोज 3 मिनट इस तरह बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। वि- विराम, एक मिनट, अरे ट्री मेरा थोड़ा बैटरी डाउन हो गया। विराम आपका हथियार है, इसे इस्तेमाल कीजिए। थैंक यू वेरी मच थैंक सर, यू थैंक सर। यू। चलिए, अब जो लोग भी सुन रहे थे, अब आप अमोल जी को रेट करेंगे कि अमोल जी की डिलीवरी कैसी थी, और आपको जो इसमें अच्छा लगा वो बताएंगे, और जो आपको लगा कि इंप्रूवमेंट का एरिया है वो भी पॉइंट आउट करेंगे। विवेक सिंह जी। सर मैं अभी फोन पे दूसरी जगह था तो मैं भी बहुत कैच नहीं कर पाया। अच्छा अच्छा, चलिए मनोज जी आप बताइए। सर, जो अमोल सर ने जो ये 1 और 2 वाले जगह में जहाँ पे उन्होंने पॉज किया, वो तो ठीक था, लेकिन थोड़ा प्रभावी जैसे आप सिखाना चाह रहे हैं, तो जो उसको क्या बोलेंगे, जो शब्द, जो आवाज उतार कम चढ़ाव, ज्यादा हो उतार रही है, चढ़ाव। हम्म, उतार चढ़ाव, तो हम्म, उतार चढ़ाव में वो वहां पे थोड़ा ऐसा लगा कि फ्लैट। हाँ कहीं पे ऐसा जा रहा है, हाँ ये लगा मेरे को उसमें। ठीक है, जी। तो मतलब अगर तो अमोल मतलब जी अगर ये, ये समझ गए हैं कि ये फ्लैट जा रहा था, तो अगली बार जब हाँ, अमोल जी बोलेंगे तो बिल्कुल मुझे लगता है कि फ्लैट नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंस आएगी। राइट अमोल जी? यस यस डिफरेंस है। यस, करेक्ट। कैन वी डू इट वन मोर टाइम अमोल जी? यस, जरूर जरूर। और इसमें देखिए, कभी भी है ना इस तरह की स्क्रिप्ट आपके सामने में होना, तो बॉडी हाँ। लैंग्वेज के साथ आप बोलेंगे ना, तो वो फील आप ओके। कर पाएंगे। हर हाँ। शब्द में एक इमोशन है। ठीक है, उस ओके। इमोशन को पढ़ना है, समझना है, और अपने स्टाइल में उसको प्रस्तुत करना है। अप्स ओके। एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, पॉजेस, छोटा बड़ा। ठीक है, ओके। ये सब मिलकर आपकी स्पीच को ना इतना हम्म। ज्यादा स्ट्रांग बना देता है, लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, उनको लगता है वाह। ओके। आपको ये फील आनी चाहिए कि ये इमोशन जैसे मैं महसूस कर रहा हूं, सामने वाले को भी ऐसा ही छू रहा है। क्या हम ओके। लोग एक बार और टेक लें, और आप इसके लिए तैयार श्योर। हैं? वाह, यस, आई वेरी एम गुड। रेडी। लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। ओके। चलिए। तो दोस्तों आज का ये स्क्रिप्ट है बोलने में विराम का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉजेस इन स्पीकिंग। ओके। तो ये आज की स्टोरी है, सुनिए। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कला की जो हर बोलने वाले को माहिर बना देती है। ये कला है विराम की। सोचिए, जब आप बोलते हैं बिना रुके तो श्रोता थक जाते हैं, लेकिन सही विराम से आपका विचार गहरा उतरता है और दिल को छूता है। मिसाल के तौर पर एक कहानी सुनिए। एक व्यक्ति
जंगल में अकेला चल रहा था। अचानक सामने देखा तो शेर आ गया। तो वो चिल्लाया, अरे शेर, मैं तेरा बाप हूं। शेर उसके सामने हंस पड़ा और बोला, बेटा, पहले विराम सीख लो। देखा, सही विराम मजा दुगना कर देता है। अब आप ट्राई कीजिए, रोज 3 मिनट इस तरह बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। वेरी थैंक गुड, यू। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप जानते हैं सबसे बढ़िया क्या बोल रहे हैं अमोल जी? ये जो शेर हाँ वाली लाइन आ रही है ना, उसमें जो हाँ बेटा आप बोल रहे हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा हाँ। मजा आ रहा, मालूम है? यस ये आपका बिल्कुल यहाँ सही पे सबसे फरमाया। स्ट्रांग जा रहा है, ये फील आ रहा यस है ना? यस, वो फील आ तो गया ये, अंदर से। हाँ, ये फील क्यों आया? क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि बहुत बड़ा विरोधाभास है। कहाँ यस एक यस यस। अदना सा आदमी शेर को चैलेंज कर रहा है कि मैं तेरा बाप हूं, तो यहाँ आपको अपने आप को फील हाँ महसूस हो रही है। इसी वजह से इस यस। डिलीवरी में ना आपकी हाँ आवाज में वो खनक आई, वो मजा आया। और वो कहते हैं ना यस सटायर, वो जो यस। कहते हैं कमेंट करने वाला स्टाइल, वो एकदम स्पष्ट दिख रहा था। यही चीज हर शब्द के साथ न्याय करते हुए अपने आप को प्रस्तुत करना है। और बार बार रियाज करेंगे ना, देखना हर बार डिलीवरी अपनी अच्छी होती जाएगी। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच अमोल। ओके, थैंक यू थैंक यू। चलिए चलिए, अब हम दूसरी स्क्रिप्ट पे चलते हैं। देखिए, ये प्रैक्टिस जो टिप्स है इसका ध्यान रखेंगे। एक बार जो नए लोग आए हैं उनको रिमाइंड करा दूं कि शॉर्ट पॉज जो एक आपको स्लैश दिख रहा है 1 या 2 सेकंड के लिए, ठीक है, लाइक ए ब्रेथ आफ्टर ए कीवर्ड हेल्प्स क्लैरिटी, आपकी क्लैरिटी को इनहेंस करने में ये आपके जो शॉर्ट पॉजेज हैं मदद करते हैं। जो लॉन्ग पॉज होता है 3 से 5 सेकंड तक का, वो ड्रामा और रिफ्लेक्शन बिल्ड करता है। तो मैं 5 सेकंड भी रुकने के लिए नहीं कह रहा हूं, 3 से थोड़ा सा ज्यादा भी कर पाते हैं तो ठीक है ना? इससे सस्पेंस बिल्ड होती है। कल जो भी कहानी सुन रहे थे मनोज जी, आपने देखा कि जो कल मैंने कहानी शेयर करी उसमें सस्पेंस था, उसमें लॉन्ग पॉजेस का इस्तेमाल था, जो मैंने लास्ट में कहानी सुनाई थी अपने घर की, बिल्कुल है बिल्कुल ना? सर। जी। तो चलिए, अब दूसरा एक स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, एक मोटिवेशनल स्क्रिप्ट है ये, है ना? लक्ष्य हासिल करने का राज, ठीक है? इसको कौन पढ़ना चाहेगा इस स्क्रिप्ट को? मैं आपको पूरा एक बार दिखा देता हूं, उसके बाद आपको आसान लगेगा, है ना? स्क्रिप्ट है लक्ष्य हासिल करने का राज, है ना? मैं इसको ऐसे ही पढ़ रहा हूं अभी, बिना किसी पॉजेस के ध्यान को रखते, जिससे कि आपको एक बार सुनाई दे दे कि क्या है, उसके बाद अपने स्टाइल में आप पढ़ना, है ना? उसके बाद इसके अपन बात करेंगे। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करना ये चाहिए हिम्मत और मेहनत। यहाँ पे ये चाहिए ना, इसके जगह इसके लिए चाहिए आप बोल सकते हैं, जरूरी नहीं कि बहुत तेजी में बनाया गया है इसलिए हो सकता है कहीं कहीं छूट गया हो। तो इसमें आप ये के जगह पे इसके लिए चाहिए, अपने मन से दिमाग से जो भी आ रहा है, जो फ्लो में आ रहा है उसको बोल सकते हैं, है ना? रोज सुबह उठिए, एक छोटा कदम उठाइए और खुद से कहिए, मैं कर सकता हूं। रुकिए मत, विराम लो, फिर आगे बढ़िए। आपका सफर शुरू हो चुका है। ठीक है, बस इतना सा है। एक सेकंड, इसको अपने स्टाइल में बोलना है, शब्द इधर उधर हो कोई दिक्कत नहीं है, बस फ्लो और पॉजेस बराबर होने चाहिए। चलिए, कौन बोलना चाहता है? हु विल ट्राई? अमोल जी बिल्कुल रेडी है। फिर से मनोज जी, ठीक है मनोज जी आप बोलिए बाकी। मोटिवेशनल गोल अचीवमेंट इसके स्क्रिप्ट है। हम्म। लक्ष्य हासिल करने का राज। हम्म। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करना, इसके लिए चाहिए हिम्मत और मेहनत। रोज सुबह उठिए, एक छोटा कदम उठाएं और खुद से कहिए, मैं कर सकता हूँ। रुकिए मत, विराम लो, फिर आगे बढ़िए। आपका सफर शुरू हो चुका है। बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छा। चलिए, अब मैं एक और स्क्रिप्ट देता हूं, ये वाला। या फिर मैं राकेश जी से ये वाली स्क्रिप्ट पहले पढ़वा लेता हूँ, क्योंकि ये 2-3 बार रिहर्स हो चुकी है, तो मुझे लगता है ये सबको क्लियर है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जी राकेश जी, इस वाली स्क्रिप्ट को पढ़िए आप, अनम्यूट करके। बोलने में विराम का महत्व। ओके। बोलने में विराम का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉजेस इन स्पीकिंग।
आज हम बात करेंगे एक ऐसे कला की जो हर बोलने वाले को माहिर बना देती है। ये कला है विराम की। सोचिए, जब आप बोलते हैं बिना रुके तो श्रोता थक जाते हैं, लेकिन सही विराम से आप विचार गहरा उतरता है और दिल को छूता है। मिसाल के तौर पर यह कहानी सुनिए। एक व्यक्ति जंगल में अकेले चल रहा था। अचानक शेर आ गया। वाव चिल्लाया। वो चिल्लाया, रुक जा शेर, मैं तेरा बाप हूं। शेर हंस पड़ा और बोला, बेटा पहले विराम सीख लो। देखा, सही विराम मजा दुगना कर देता है। अब आप ट्राई करिए, रोज 3 मिनट इस तरह बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। विराम आपका हथियार है, इसे इस्तेमाल कीजिए। वेरी गुड, क्या बात, वेरी गुड। ये आपके तरीके में बहुत सुंदर साउंड कर रहा था, मुझे बहुत मजा आया आपको सुनकर, बहुत अच्छा लगा मुझे। देखिए, आपका जो अपना फ्लेवर है ना, उसको आपको लेके आना ही है, किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं। जो आपको अपील कर रहा है, जो आपकी टोनालिटी है, जो आपका फ्लेवर है, जो आपका अंदाज है, उसमें आपने विराम लेकर, दीर्घ विराम और शॉर्ट विराम लेकर अपने आप को प्रस्तुत करना है। मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है। क्या सर, एक बार आप और ट्राई करेंगे, इसको और बेहतर कर सकते हैं आप, या आपको लगता है कि आपका बेस्ट था ये? नहीं, बेस्ट पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। बेस्ट मतलब बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है। आपको क्या लगा, अगर आप खुद का अवलोकन करें तो आपको क्या लगा कि कहाँ एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है? और भी है थोड़ा, हिंदी वाला अंग्रेजी में लिखा है तो थोड़ा सा इधर उधर। वो डायरेक्ट हिंदी में रहता तो थोड़ा सा आसान हो जाता। आसान हो बीच जाता, में ठीक। मेरा थोड़ा सा इधर उधर हो गया, थोड़ा कोई बात स्लिप नहीं है। ऑफ टंग बोलते हैं ना उसको। वही मैंने कहा कि अगर बीच में अगर कोई शब्द, अगर उसका नहीं समझ में आ रहा है और आपके फ्लो में आ रहा है मन में, तो वो बोल दीजिए, सोचना नहीं है। अच्छा अच्छा। है ना? चलिए, चलिए एक और स्क्रिप्ट करते हैं, है ना? ये वाला है ना? ये कितना लंबा है? ठीक, ये वाला। चलिए, कौन पढ़ेगा इसको? एक बार पढ़ लेते हैं, एक बार मन में पढ़ लीजिए, उसके बाद शुरू करेंगे ना। स्क्रिप्ट है डर को हराओ। है ना? डर हर इंसान को, इसकी डर हर फॉन्ट इंसान के साइज अंदर। थोड़ी कम करना, मतलब ज्यादा दिखेगा हमें। शॉर्ट कर दूं और फोंट और छोटा हाँ, कर दूं? फॉन्ट छोटा कर दो ताकि वो हमें ज्यादा मटेरियल दिखे। ओके, ओके। ये ठीक है। और बड़ा करूं? 20 करूं? 22? ठीक है। ठीक है सर। जूम वाला ऑप्शन को थोड़ा सा कम कीजिए तो पूरा मटेरियल दिखेगा इसी उसको। राकेश जी ये बोल रहे हैं। पूरा मटेरियल इसको कम कर दूं? मत मतलब जूम जूम जो है ना, जूम 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 थोड़ा कम वाला कर जो दीजिए। ऑप्शन, वो कम कर दीजिए तो पूरा मटेरियल राइट दिखेगा। बॉटम, राइट बॉटम में ना, लेफ्ट बॉटम में है या आपके। जूम वाला ऑप्शन जो है हटा दूं उसको? नहीं 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 नहीं, सर, कम कीजिए, थोड़ा सा एक स्टेप कम नीचे कीजिए ना तो पूरा 100% है ना, मटेरियल। उसको 75% नहीं कर नहीं दिए नीचे। नहीं नहीं, 100 उसको नहीं है, 50 है, लेकिन 50 से भी थोड़ा सा अच्छा, कम कीजिए ना। नहीं 100 है सर नीचे। नीचे 100 ये 100 तक देखिए तो सो, जा सकते हैं। अच्छा, ओके आपका ओके। ये राइट देखिए, साइड में है। क्या है आपका वो राइट थोड़ा साइड राइट में? माइनस साइड, माइनस, थोड़ा आप माइनस कर दीजिए राइट सर वो। साइड में नीचे जाइए, नीचे।
राइट नीचे साइड में जाएगा। देखिए, अच्छा, समझ माइनस गया समझ प्लस है गया। ना, तो उसमें आप ये ये ज्यादा हो गया, ये ठीक है। ठीक है सर, स्क्रीन चलेगा, तो काफी है, पढ़ सकते हैं, इतना बेटर है। एक सेकंड देखिए, जूम कम करूँ ना? जूम कम एक्चुअली करिए में सर। आपका स्क्रीन रुका हुआ है। हाँ, स्क्रीन रुका हुआ है। इसलिए जी ऐसा जी। दिख रहा है। रहा है, ये आप दिख कर रहा भी है, रहे हो ये। थोड़ा स्क्रॉल करिए सर ऊपर नीचे। स्क्रॉल करूं? थोड़ा स्क्रॉल करिए तो थोड़ा पेज हिलेगा। देखिए अब। नहीं नहीं, आपका स्क्रीन रुका हुआ है। ये हैंग हाँ, हैंग हुआ है क्या, ऐसा लग रहा है। एक सेकंड एक सेकंड, मैं फिर से शेयर करता हूं। ये देखिए, इसको बड़ा करूं हाँ, क्या फ़ॉन्ट को, कि सही है? ये ओके ओके। नहीं फॉन्ट ओके है। हाँ, जी। अच्छा, जूम कहाँ पे है? जूम कम है। जी ठीक है सर, ठीक है। ये दे ठीक देना है। दे देना दे हाँ देना। ठीक है, एकदम ठीक है। ओके ओके। ठीक है, चलिए। है ना, ये क्या है? डर को हराओ। हर इंसान के अंदर होता है, लेकिन उससे लड़ने वाले ही जीत जाते हैं। सोचिए, वो पहला कदम जो आपने डर के मारे नहीं उठाया, आज उठाइए। सांस लो, विराम लो, और बोलो, मैं तैयार हूं। जिंदगी आपकी है, जी लो इसे पूरी शिद्दत से। ठीक है, बस ये स्क्रिप्ट है, इसको अपने स्टाइल में बोलिए। कौन बोलना चाहेगा? टाइम ले लीजिए और फिर इसको बोलिए। एक सेकंड एक सेकंड, ये वाला और अच्छा स्क्रिप्ट है, उसको ले लेता है। ओके। ये दिख रहा है क्या आप लोग को क्लियर? ठीक है। आपका ये वाला स्क्रीन बार थोड़ा बार सा। रुक जा रहा है, रुक जा रहा है। ओके। अभी ठीक है, दिख रहा था। ये वाला नहीं था। ये दिख रहा है अब? दिख तो रहा है, एक लेकिन एक बार में पूरा स्क्रिप्ट नहीं दिखता है। थोड़ा सा स्क्रॉल अच्छा, कीजिए, नीचे कीजिए, नीचे। ठीक है। पूरा स्क्रीन नहीं दिख रहा अभी भी? नहीं, पूरा स्क्रीन नहीं दिख आपका रहा सर। आप जो जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं ना, वो हम लोग को नहीं पता चल रहा है, इस वजह से कि आपका स्क्रीन रुका हुआ है। आप जो लेकिन एक्टिविटी करते हैं ना, वो रुक जाता है। अच्छा 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 अच्छा, एक सेकंड। तो सीधे स्क्रीन पे आए क्या वापस से शेयर करके? पहले जैसा था वैसे ही ठीक था। आप एक सेकंड। ये दिख रहा है क्या? आप दिख रहे हैं। दिख रहा है? नहीं। दिख रहा है? हाँ, अभी दिख रहा है। ठीक है। अब तो सही है, देखिए, दिख। ये थोड़ा सा लेंदी है, और इस वजह से क्या है, पढ़ने में मजा आएगा, इसलिए थोड़ा सा इसको दिया है इस तरह से ना, कि भारत के स्वतंत्रता सेनानी
हमारे वीर जवान थे। उन्होंने अपनी जान दी सिर्फ इसलिए ताकि हम आजाद सांस ले सके। भगत सिंह जी बॉम्ब फेंका असेंबली में और बोला, इंकलाब जिंदाबाद। फिर फांसी पर चढ़ गए मुस्कुराते हुए। चंद्रशेखर आजाद लाश तक नहीं पकड़ने दी, अल्फ्रेड पार्क में अकेले लड़ते हुए। सोचिए उनकी हिम्मत। जेल के दीवारों में भूख हड़ताल और गाया वंदे मातरम। रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पर सवार अंग्रेजों से लड़ी, अपने बेटे को पीठ पर बांधकर। आज हम उनके बलिदान को याद करेंगे। 1 मिनट विराम लो, उनकी आत्मा को प्रणाम करो, उनसे सीखो, डर को छोड़ो, देश के लिए जियो। जय हिंद, जय भारत। ये समझ में आ रहा है ना? ये अभी मैंने पॉज वॉज ध्यान लेके नहीं बोला, लेकिन आपको अपने स्टाइल में इसको पढ़ना है ना? एक बार ससरी निगाह से देख लीजिए, उसके बाद जो है इसको शुरू कीजिएगा। मैं बोलूं साहब? राठौर। कौन सा? हाँ बोलिए साहब, बोलिए। गाड़ी चल ड्राइव कर रहा हूँ, साइड में रोक के बोलने का मन कर रहा है। अब अरे देश की बात बिल्कुल आ गई सर। तो आप कहाँ रुकने वाले हैं? बोलिए साहब। जय हिंद। भारत के स्वतंत्रता सेनानी हमारे वीर जवान थे। उन्होंने अपनी जान दी सिर्फ इसलिए ताकि हम आजादी सांस से ले सकें। भगत सिंह जी बॉम्ब फेंका असेंबली में और बोला, इंकलाब जिंदाबाद। फिर फांसी पर चढ़ गए मुस्कुराते हुए। चंद्रशेखर आजाद लाश तक नहीं पकड़ने दिया, अल्फ्रेड पार्क में अकेले लड़ते हुए। सोचिए उनकी हिम्मत। जेल की दीवारों में भूख हड़ताल और गाए वंदे मातरम। रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पर सवार अंग्रेजों से लड़े, अपने बेटे को पीठ पर बांधकर। आज हम उनके बलिदानों को याद करें। 1 मिनट विराम लो, उनकी आत्मा को प्रणाम करो, उनसे सीखो, डर को छोड़ो, देश के लिए जियो। जय हिंद, जय भारत। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात। ये तो ऐसा लग रहा था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया। नहीं, मैं गाड़ी को साइड में पार्क करके मैंने कहा हाँ, बोलूं, बहुत मेरा बढ़िया। मन कर रहा था। आपने आपने इतना अच्छा सिस्टम, मैं सुनते सुनते आ रहा था, हाँ, तो मेरे को लगा मुझे बोलना चाहिए, एक बार बोल के देखता हूँ। नहीं थैंक यू। रहा जाता है सर, मालूम है मुझे, नहीं रहा जाता है। और ऐसी कुछ सही। चीजें आ जाती हैं आंख के सामने तो लगता है कि हम कैसे रह जाएंगे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। जी चलिए, जी जी। अभी और कौन? अब जी, बोले सर, बोले। चलिए सद्दाम साहब, आप बात करेंगे अब। जी। भारत के स्वतंत्र सेनानी हमारे वीर जवान थे। उन्होंने अपनी जान दी सिर्फ इसलिए ताकि हम आजाद सांस ले सके। भगत सिंह जी बम फेंके असेंबली में और बोले, इनकलाब जिंदाबाद। फिर फांसी पर चढ़ गए मुस्कुराते हुए। चंद्रशेखर आजाद लाश तक नहीं पकड़ने दिए, आफरीन पार्क में अकेले लड़ते रहे। सोचिए उनकी हिम्मत। जेल के दीवारों में भूख हड़ताल और गैन गयान वंदे मातरम। रानी लक्ष्मी घोड़े पर सवार अंग्रेजों से लड़े, अपने बेटे को पीठ पर बांधकर। आज हम उनके बलिदानों को याद करो। 1 मिनट विराम लो, उनकी आत्मा को प्रणाम करो, उनसे सीखो, डर को छोड़ो, देश के लिए जियो।
जय हिंद, जय भारत। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा देखिए, अब है ना, अभी क्या है, देखिए विवेक सिंह जी रेडी हो गए हैं, आप तो देखिए बहुत धमाका करेंगे अभी, है ना। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये जो सिंगल स्लैश और डबल स्लैश है, इसका आनंद लीजिए। टाइम हमारे पास कंस्ट्रेंट नहीं है कि आपको 1 मिनट में, आधे मिनट में खत्म करना है। जहां पे आपको कुछ शब्द नहीं समझ में आ रहे हैं, देखिए ये पॉज आपकी कैसे मदद करेंगे अगर आप धीरे जाएंगे तो। इसलिए पॉज दिए गए हैं कि उस समय आपको जो भी चैलेंजिंग लग रहा है ना माइंड में, इतने समय में आपका दिमाग प्रोसेस कर लेगा उस चीज को। इसलिए थोड़ी सी यस। स्क्रिप्ट इस तरह की है कि आप भी उस समय में अपना दिमाग लगाकर उसको पटरी पे लाए, है ना। तो चलिए अब सुनते हैं विवेक सिंह जी से। मेरे अलावा किसी और को सुन लीजिए, बस एक संशोधन करना है। हाँ ठीक है, चलिए आप कर चंद्रशेखर लीजिए आजाद, हाँ चंद्रशेखर आजाद के आगे जो पॉज लिया है आपने, हाँ हाँ ये जिंदा नहीं पकड़े गए थे। हाँ इसमें जो लाइन है, लास्ट तक हाँ, नहीं उसको पकड़े लास्ट गए तक नहीं थे। पकड़ने, जिंदा नहीं पकड़ने वाला कुछ होना चाहिए इसमें, है ना, सही कह हाँ, रहे हैं। हाँ और अल्फ्रेड पार्क में अकेले लड़ते हुए शहीद हुए। हाँ, ठीक है। ये पूरा स्टेंजा आता। नहीं नहीं, आप इसमें ऐड कर सकते हैं, मैंने कहा ना बहुत जल्दी में इसको तैयार किया है, तो कुछ कुछ चीजें छूट गई हैं, और जहां पे जो उपयुक्त इसमें लग रहा है ऐड कर मैं, सकते हाँ हाँ, वो कर हैं, और सकते हैं। हटा भी सकते हैं। मैं चाह रहा था कि आज का न्यूज़पेपर मेरे सामने है, हाँ और उस न्यूज़पेपर में कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट भी निकली है, खेल का भी है, फिल्म का भी है, विविध मिसलेनियस भी है। अगर आप कहें तो मैं उसको थोड़ा सा अपने ढंग से पढ़ने की कोशिश करूं। कीजिए ना सर, कोई दिक्कत नहीं, और अच्छी बात क्या बात है, तो जबरदस्त। जब तक कोई और पढ़ ले, मैं एक मिनट है। हाँ पेपर उठा लेता हूं और कहीं से भी कोई सी कंटेंट को फिर अपने हाँ, मॉड्यूलेशन में, अपने अंदाज में उसको प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। ओके ओके, ठीक है। चलिए, कोई और पढ़ना चाहते हैं अभी? जय चलिए अमोल जी, आप ट्राई कीजिए। ओके। भारत के स्वतंत्रता सेनानी हमारे वीर जवान थे। उन्होंने अपनी जान दी सिर्फ इसलिए ताकि हम आजाद सांस ले सकें। भगत सिंह जी, उन्होंने बॉम्ब फेंका असेंबली में और बोला, इनकलाब जिंदाबाद। फिर फांसी पर चढ़ गए, मुस्कुरा फिर फांसी पर चढ़ गए मुस्कुराते हुए। चंद्रशेखर आजाद जी, जो लास्ट तक उनको पकड़ नहीं पाए, अल्फ्रेड पार्क में उन्होंने अकेले लड़ते हुए शहीद हो गए। सोचिए उनकी हिम्मत, जेल की दीवारों में भूख हड़ताल, और फिर भी गाते रहे वंदे मातरम। मैं रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पर सवार थी, अंग्रेजों से लड़ी, अपने बेटे को पीठ पर बांधकर उन्होंने भी फाइट दी। आज हम उनके बलिदान को याद करते हैं। 1 मिनट विराम को, उनकी आत्मा को प्रणाम करो, उनसे सीखो। डर को सॉरी डर को छोड़ो, देश के लिए जियो। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया, ठीक। अब देखिए यहां मास्टरी क्या करनी है अपने को। मान लीजिए आपको ऐसे ही कुछ मिल गया, लिखा हुआ मिल गया जिसमें कि अशुद्धियां हैं। अब अगर आपके दिमाग में पूरी चीज आ गई है, तो आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर देते हैं, तो फिर और सुंदर दिखाई देगा, है ना। तो अब देखिए, जैसे इसमें जो आपके लिए वो मेरे लिए भी है, मैं एक कोशिश करता हूं, मैं देखता हूं कि मैं इसमें क्या क्या सुधार कर सकता हूं, मैं आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है। भारत के स्वतंत्रता सेनानी हमारे वीर जवान थे। उन्होंने अपनी जान दी सिर्फ इसलिए ताकि हम आजाद सांस ले सके। भगत सिंह जी बॉम्ब फेंका असेंबली में और बोला, इनकलाब जिंदाबाद। फिर फांसी पर चढ़ गए मुस्कुराते हुए। चंद्रशेखर आजाद, जिंदा रहने तक उन्हें कोई नहीं पकड़ पाया। अल्फ्रेड पार्क में अकेले लड़ते रहे, लेकिन मूंछों का ताव खत्म नहीं हुआ। सोचिए उनकी हिम्मत, जेल की दीवारों में भूख हड़ताल और गाएं वंदे मातरम, वंदे मातरम।
वंदे मातरम। रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पर सवार अंग्रेजों से लड़ी, अपने बेटे को पीठ पर बांधकर। आज हम उनके बलिदान को याद करें। एक मिनट, एक मिनट विराम ले, उनकी आत्मा को प्रणाम करें, उनसे सीखें कि डर को छोड़ो, देश के लिए जियो। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, तो कुछ भी नहीं, देखिए बस इसमें जहां जहां अशुद्धियां थी, अब उसको आप ऑडियंस के सामने नहीं ला सकते कि मेरे को गलत स्क्रिप्ट मिल गई। यहीं पे आपका, आपकी जो वाक्पटुता है या वो आपका जो कौशल है यहां पे दिखता है। यू कैन नॉट कंप्लेन फ्रॉम द पोडियम, यू कैन नॉट कंप्लेन फ्रॉम द स्टेज, क्या रहे मुझे स्क्रिप्ट दे दी इसलिए पढ़ने नहीं आ। तो ये जो है आपको सीखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट स्किल है। और चलिए, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ कि स्क्रिप्ट में कुछ कुछ अशुद्धियां थी, और इसको देखते हुए भी जो है इम्प्रोवाइजेशन जो है करने का आपका मतलब मन बना और आपने किया, बहुत अच्छा। चलिए विवेक सिंह जी को अब सुनते हैं। भारत के स्वतंत्रता सेनानी हमारे वीर जवान थे। उन्होंने अपनी जान दी सिर्फ इसलिए ताकि हम आजादी से सांस ले सकें। भगत सिंह जी ने बम फेंका असेंबली में और बोला इनकलाब जिंदाबाद। फिर फांसी पर हंसते हंसते चढ़ गए, मुस्कुराते हुए। चंद्रशेखर आजाद साहब जब तक जीवित रहे खुद को न पकड़ने दिया अंग्रेजों को हाथों से। अल्फ्रेड पार्क में अकेले लड़ते हुए देश के लिए शहीद हुए। सोचिए उनकी हिम्मत। जेल की दीवारों में भूख हड़ताल और गाया वंदे मातरम। रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पे सवार होकर के अंग्रेजों से लड़ते हुए अपने बालक को पीठ पर बैठा करके वीर गति को प्राप्त हुई। आज हम उनके बलिदानों को याद करें, एक मिनट विराम लें, उनकी आत्मा को प्रणाम करें और सब मिलकर के बोलें कि डर को छोड़ो, देश के लिए जियो और केवल देश के लिए ही जियो। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट, मजा आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा विवेक जी, मान लीजिए सर, कि आप किसी मंच पर हैं और स्वतंत्रता दिवस का दिन है, और कुछ ही दिनों पहले जो है भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ है, कई सारे हमारे वीर जवान शहीद हुए हैं। आप आंदोलित करने के भाव से इसको पढ़ के सुनाइए एक बार, जो बहुत सामने बहुत में जनता धन्यवाद। और आज स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पे 15 अगस्त 1947 को देश हमारा आजाद हुआ और आज 67वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं आप सभी लोगों के साथ। कितना पावन पर्व है कि देश के स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को आज याद करने का दिन है। और आज उन्होंने अगर ये बलिदान न दिया होता तो आज ये 67वीं वर्षगांठ हम आपके समक्ष मना नहीं रहे होते। कितने वीर और कितने बुजुर्ग, कितने जवान और कितनी महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके स्वतंत्रता के लिए अपने बलिदानों की आहुति दी। आप सोचिए सन 1857 जब मंगल पांडे ने विजुल बजाया अंग्रेजों के खिलाफ, और उसी समय ही 1854 में लॉर्ड डलहौजी की जो नीति थी, राज्य हड़प नीति, जिसमें सतारा, झांसी, ग्वालियर, औरंगाबाद, जिसमें देश के अन्य विभिन्न जगहों को उन्होंने जो राज्य हड़प नीति के द्वारा हड़पने की नीति से धीरे धीरे पूरे के पूरे भारत देश को मिलाने का काम किया। 1854 में ही उनकी रेलवे आई, 1854 में ही उनका इंडियन पोस्टल ऑफिस आया, 1854 में ही विश्वविद्यालय के लिए जो अपने काम करना चाहते थे, उसके साथ ही साथ में लॉर्ड मैकाले की जो नीति आई, आप उसको देखने और समझने का प्रयास कीजिए कि अंग्रेजी हुकूमत किस तरीके से 200 सालों में आपको धीरे धीरे जकड़ रही थी। और इन सारे संशोधन के करने के पश्चात जब राज्यों को हड़पने लगे लोग, तो लोगों में ये विचार आया कि ये अंग्रेज एक एक करके सारी सत्ता को काबिज हो रहे हैं और पूरे देश को गुलामी की बेड़ियों में जकड़ रहे हैं। और 1857 में बलिया का एक शेर मंगल पांडे, जो उस समय असाल्ट राइफलें इस्तेमाल की जाती थी जिसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली होती थी,
और जिसको मुंह से इस तरीके से लगा करके फाड़ने के बाद उस असाल्ट राइफल में, इनफील्ड राइफल में भर करके और जब फायर किया जाता था तो उस समय दोनों धर्मों का धर्म भ्रष्ट होता था, क्योंकि उसमें गाय और सुअर की चमड़ी मिली होती थी। तो इस वजह से हिंदू गाय को पूजता है, तो वो पूजनीय होने के नाते गाय को मानने की वजह से हिंदू के लिए सबसे बड़ी ये बात थी कि वो उसको कभी भी इस तरीके से इस्तेमाल न करें। और वहीं मुस्लिम धर्म के लोग, क्योंकि हिंदुस्तान में जितना हिंदू है उससे ज्यादा मुसलमान भी इसी देश के लिए जिया और मरा है, और हम यही जलाए और दफनाए दोनों चाहते हैं। इसलिए एकजुट होकर के लोगों के अंदर ये चेतना आई, और 1857 में जब मंगल पांडे ने ये बिगुल बजाया तो लोगों ने घर घर कमल बांटा, लोगों ने घर घर रोटियां बांटी, और बहादुर शाह जफर साहब को उन्होंने नेतृत्व सौंपने का काम किए। ये दिखाता है कि कैसे हिंदुस्तान भारत में पूरी तरीके से हिंदू और मुसलमान एक होकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, और वो बिगुल। लेकिन जो कमजोरी थी कि हम पूरी तरीके से तैयार नहीं थे, पूरी तरीके से सभी राज्यों ने हमारा साथ नहीं दिया, और ये हमारे शासन को जो हम पकड़ बनाना चाहते थे, जो हम जिस तरीके से अंग्रेजों को भगाना चाहते थे आज से 150 साल पहले, वो पूरी तरीके से मूर्त रूप नहीं ले पाया। क्यों? क्योंकि हम सब बटे हुए थे अपने छोटे छोटे राज्यों को लेकर के, अपनी छोटी छोटी रियासतों को लेकर के बटे हुए थे। और 1857 में हम जब सफल नहीं हो पाए तो उसी बात 1858 में रानी विक्टोरिया ने एक नया प्रस्ताव पारित किया, और 1861 के अधिनियम में हम लोगों को उन्होंने सम्मिलित होने का अधिकार प्राप्त कराया। और 1875 में आप देखिए कांग्रेस की एओ ह्यूम के द्वारा स्थापना होती है कि जो वर्ग 1857 में बन करके एक प्रेशर कुकर की तरह जो सेफ्टी वॉल्व के रूप में आया था, आप उसको देखिए कि उसको दबाने के लिए जो पढ़ा लिखा वर्ग था, जो नव चेतना की ओर जा रहा था, पुनर्जागरण की ओर जा रहा था, जो जितनी भी कुरीतियां थी उनको कुठाराघात करने का प्रयास करता था, उनको इन्होंने ये बात समझी। लॉर्ड डलहौजी और एओ ह्यूम के इस प्रस्ताव को जब आगे बढ़ाया गया सन 1975 में, तो ये स्थापना की गई कांग्रेस की, और उसके पहले अध्यक्ष रहे एओ ह्यूम, और लॉर्ड डफरिन की भी भूमिका इसमें रही। उनका पहला ये प्रयास था कि ये भारत जो बदल रहा है, ये सारे जो लोग एकजुट हो रहे हैं, ये पूरी तरीके से इसका जो अपर क्लास है, जो पढ़ लिख करके बाहर जा रहा है, नवीन विचार लेकर के आ रहा है, हम इसको दबाएं। और उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की। कांग्रेस की स्थापना में उनका ये योगदान करना था कि वो देश के लिए काम करें, और वो बाबू बनाने का सिस्टम बना रहे थे। लेकिन आप देखिए कि यही कांग्रेस पूरी तरीके से जब 1914 तक काम करती है, और 1907 में सूरत का विभाजन आप देखते हैं, 1909 में जब मॉर्ली मिंटो को देखते हैं, और 1914 में जब गांधी जी वापस लौटते हैं 9 जनवरी, तो आप देखते हैं कि गांधी जी प्रथम 3 वर्ष तक केवल और केवल देश का भ्रमण करते हैं, पूरे संपूर्ण भारत का। 1905 में आपने देखा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी आया, विश्वविद्यालयों को के लिए भी कार्य किए गए, और इसी तरीके से 1905 में आपने देखा कि बंग भंग आंदोलन हुआ, स्वदेशी बहिष्कार किया गया, सारा देश एकजुट हुआ। और ये अंग्रेजों की ये योजना थी कि किसी भी तरीके से वो पूरे पश्चिम बंगाल को 2 टुकड़ों में बांटे, क्योंकि उन्हें पता था कि शक्ति का केंद्र वही है, वहां ज्यादा लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वहां ज्यादा क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी, वहां काफी ज्यादा लोग सशक्त माध्यम से उभर करके आ रहे थे। इधर संयुक्त प्रांत है, इधर अपना मध्य प्रदेश था, इधर अपना महाराष्ट्र था, वहां भी गणेश उत्सव, वहां भी कई तरह के आयोजन स्थापित किए जा रहे थे, ताकि लोगों में ये चेतना रहे। अखबारों को बंद करने का काम किया गया, लोगों की आवाजों को दबाने का काम कम किया गया, ताकि वो किसी भी तरीके से इसमें कामयाब होते रहे। लेकिन जब गांधी जी का प्रादुर्भाव होता है पूरे हिंदुस्तान में 1914 9 जनवरी को जब वापस आते हैं, तो 3 साल प्रथम जो उनके भ्रमण के थे, उन्होंने देखा ग्रासरूट लेवल पे, उन्होंने मास को जोड़ने का काम किया, जो कांग्रेस अभी तक नहीं कर पाई थी। कांग्रेस अभी तक एलीट क्लास में उलझी हुई थी, वो बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े राजघराने के लोग वहां जाते थे, और वो केवल वहीं तक सीमित थे। एक साधारण इंसान या गांव का व्यक्ति उस आंदोलन से पूरी तरीके से जुड़ नहीं पाया। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका को आजाद कराने के बाद ये मानसिकता पकड़ ली थी कि जब तक मास को नहीं जोड़ेंगे, जब तक ग्रास रूट लेवल का आदमी नहीं जुड़ेगा, जब तक उसमें सबकी भागीदारी नहीं होगी, ये देश कभी आजाद नहीं हो सकता। 1917 में
जब बिहार के चंपारण में उन्होंने भ्रमण किया, बेलगांव में भ्रमण किया, उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे ये बात स्टार्ट की कि किस तरीके से हमें अंग्रेजों को यहां से निकालना है। 1918-19 में भी उनका असहयोग आंदोलन हुआ। 21 में चंपारण से लौटने के बाद जब चौरी चौरा कांड हुआ 5 फरवरी को, जहां पे असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्तावित की गई थी योजनाएं, तो गांधी जी को ये आंदोलन वापस लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि हिंसा उनका प्रमुख हथियार नहीं था। हर तरीके से वो हिंसा को गलत मानते थे। और गांधी जी की एक नीति मैं आपके साथ और भी बताना चाहूंगा कि गांधी जी हमेशा पीसीपी पे काम करते थे, प्रेशर, कॉम्प्रोमाइज, प्रेशर। आप 10 मांगे मांगिए और अगर 3 पूरी हो जाए तो 7 को पेंडिंग रखिए और उस 7 को अगले 3 के साथ मिलाकर के फिर 10 मांगे मांगे। और कोई भी आंदोलन कुछ समय तक चल सकता है, क्योंकि अगर आप लंबा आंदोलन लेके जाएंगे तो उस पर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, आत्मिक, आपके भौगोलिक हर प्रकार की स्थितियों पे उसका असर पड़ता है। इस दौरान गांधी जी ने यह देखा कि स्कूल कॉलेज से लोग निकाल दिए गए, स्कूल कॉलेजेस को लोगों ने छोड़ दिया, अपनी अपनी संस्थाएं बनाई, अपने स्कूल कॉलेजों को स्थापित किया ताकि स्वदेशी का प्रचार कर सके, स्वदेशी को आगे बढ़ा सके। उसके बाद आप देखिए 1924 में भी कई आंदोलन हुए। 1929 में दांडी मार्च में आ जाइए, 1931 के आसपास में आप आइए तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन मिलेगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन मिलेगा। तब तक सुभाष चंद्र बोस आ चुके थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब आ चुके थे, जवाहरलाल नेहरू साहब आ चुके थे और धीरे धीरे ये चीजें बढ़ने लगी थी। और कहीं ना कहीं विश्व पटल पे जो एक अंग्रेजी हुकूमत थी वो धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। 1914 से जो पहला प्रथम विश्व युद्ध हुआ वो उसमें भी पूरी तरीके से बहुत उनको आर्थिक नुकसान हुआ। फिर 1941-42 में आप आइए जब फिर पुनः गांधी जी एक आंदोलन और लेकर के चलते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने यह कहा कि करो या मरो, लेकिन क्या करें कि मर जाएं और क्या न करें कि मर जाएं ये स्पष्ट नहीं था। कई सारे नेता उस समय भूमिगत हो गए। उस समय रेडियो से प्रचार हुआ करता था, लोग एक दूसरे को अखबारों के माध्यम से जो बातें लिखते थे उसको गांव में पहुंचाने का काम करते थे। 1935 का अधिनियम आया जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी आपका आया। 1935 का ही अधिनियम 1947 की झलक दिखाता है। वैसे बहुत तमाम सारी चीजें हैं जो हमारे देश के लोगों को जानना बहुत जरूरी है, जिसका अध्ययन करना बहुत जरूरी है, इतिहास के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से ये देश आजाद हुआ, 200 साल गुलाम हुआ और किस तरीके से यहाँ आर्थिक स्थितियों का दोहन किया गया अंग्रेजों के द्वारा। और आज जब उन वीर जवानों की स्मृति में आज हम 15 अगस्त के इस पावन पर्व पे खड़े हैं, जहां हम ये देखते हैं कि हम आजाद भारत देश में अपनी सारी चीजों को आगे लेकर के बढ़ रहे हैं और अपने लोगों को भी यही संदेश देने का काम कर रहे हैं कि आप अपनी चीजों को मजबूत कीजिए। आप शिक्षा लीजिए उन इतिहासकारों से, उन वीर जवानों से, उन क्रांतिकारियों से कि कैसे उन्होंने अपनी चीजों को, हड्डियों को गला करके इस देश को आजाद करने में इतना बड़ा योगदान दिया। और हमें हर पल उनका नमन करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए और उनके चरित्र को अपने जीवन में भी उतारना चाहिए ताकि हम एक गौरवशाली राष्ट्र का निर्माण कर सकें। आइए हम सब शपथ लेते हैं कि हम सब मिलकर एक नया राष्ट्र बनाने का काम करेंगे और हम सब मिलकर इस 21वीं सदी में भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। क्या बात है, वाह 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 वाह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज नेताजी लगे हैं, नेताजी जैसे। अभी आज आज झंडा पक्के नेताजी हो आज गए। झंडा फहरा ही दिया उन्होंने। आज पूरा झंडा लहर गया। आज नेताजी अपने आज एलिमेंट्स में आ गए। आज अपने एलिमेंट्स में थे विवेक जी। नहीं, नॉन स्टॉप धारा प्रवाह इन्होंने 1857 से लेकर 1947 तक की स्मृतियां फिर से तरोताजा कर दी हम सभी तरो की। ताजा हो गई इन्होंने एकदम। एक फॉर्मूला बताया था गांधी जी का, क्या था? किसने किसने सुना? किसने किसने सुना? पी से शुरू हुआ था। पीसीपी। हाँ, क्या कहते हैं उसका फुल फॉर्म क्या है? कौन बताएगा? पेशेंस और सब उनके स्पीच को सुन के ही कॉम्प्रोमाइज और सब पेशेंस। कुछ भूल गए थे। पेशेंस, हैं? कॉम्प्रोमाइज, पेशेंस। हाँ, पेशेंस। पेशेंस था या प्रेशर था? पेशेंस था। क्या था विवेक सर? सर प्रेशर
कॉम्प्रोमाइज प्रेशर, अच्छा अच्छा। ठीक दबाव है, बहुत बनाइए, बढ़िया। 10 में से 3-4 ले लीजिए, फिर अगला योजना बनाइए, फिर आगे बढ़िए, ओके। क्योंकि वो इकट्ठा कुछ नहीं देंगे। हाँ, ये देखिए कितनी बड़ी बात इन्होंने कही। और इन्होंने एक बात और बताई कि आंदोलन ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रखा जा सकता। तो गांधी जी एक बहुत बढ़िया मतलब मैनेजमेंट गुरु भी थे। इस देश यस। में जब लोगों के पास खाने पीने के लिए पैसा नहीं था, तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं था, उसके बावजूद निहत्थे लोगों को, उन ब्रूटल लोगों के सामने इस तरह से मजबूती से खड़ा कर दिया कि वो आजीज आ गए कि अरे यार, ये किस मिट्टी के बने लोग, अब तो देश को छोड़ने में ही भलाई है, जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मानने वाले नहीं है, इनको हम रूल नहीं कर सकते। अब बहुत तरह की बातें हैं। एक जगह विवेक जी से कुछ सन का जो है गलत निकला था, कौन बताएगा? लेकिन वो फ्लो में था और किसी को मालूम नहीं चला। ये एक सीखने वाली बात है, जब आप फ्लो में हो अठारह ना तो सौ ये मत सोच। सैतीस इन्होंने को अपने 1937। नहीं, इन्होंने क्या बोला था? सन 1975 वो क्या था? हाँ 1885 था, लेकिन गलती से शायद 1975 निकल गया हो। नहीं, बिल्कुल ठीक है सर। मैंने कई चीजों को उसमें ओवरलैपिंग की है, क्योंकि हाँ। जब हम मंच पे होते हैं हम्म तो वो पूरा समय होता है बोलने का हम्म। और पॉज लेने का, और हर चीज को स्ट्रैटेजी के साथ वन बाय वन लाने का। इसमें कुछ चीजें, क्योंकि ये कम समय में बोलना था और उसमें कुछ चीजें ऊपर नीचे हुई हैं। जब भी नहीं नहीं, भाषण हो अरे उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। मैं बस ये देख रहा था कि कौन कौन सुन रहा है और पूरा सुन रहा है तो कि नहीं। 85। ये जो आपने इम्प्रॉम्प्टू बोला ना, यही आपकी असली असली स्किल है। जब आप मंच पे जाएंगे आपको कोई स्क्रिप्ट की आवश्यकता नहीं है। ये पढ़े लिखे नेता की जो है मतलब सबसे बड़े गुणों में से एक है। आप अगर किसी दूसरे नेता को बोलें कि भैया जाके बोलो 1947 के बारे में, 1857 के बारे में, बिना स्क्रिप्ट के जो है 2 मिनट नहीं बोल पाएंगे। विवेक जी धारा प्रवाह अभी 1 घंटा और बोल सकते थे, है कि नहीं? हाँ, मैं तो बड़ी अच्छी अचंभित बात हो है। गया कि पूरा डेट वाइज इनको कैसे, क्या जबरदस्त अध्ययन किया तो है। आईएएस की तैयारी किया हुआ व्यक्ति है बॉस आपके सामने, ऐसा थोड़ी है। 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी और 1885 में एओ ह्यूम और लॉर्ड डफरिन के द्वारा कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस वो की थोड़ा स्थापना सा। हुई। एनीवे, उस पे अपन नहीं जा रहे हैं कि फैक्ट में क्या मिस्टेक। मैं तो ये देख रहा हूँ कि चूंकि इनको कंटेंट मालूम था और अवसर समझा इन्होंने, और देखिए इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से अपनी बात को काफी देर तक रखा और बहुत सुनने में मजा आ रहा था। ठीक है, ये ये क्वालिटी कब आती है? जो इन्होंने कहा था एक दिन पहले कि अगर आपके पास में अपने फील्ड की नॉलेज है तो आपके अंदर में ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि आई विल फिगर इट आउट। और देखिए तत्क्षण, मैंने बोला नहीं, ये खड़े हो गए और चालू हुए तो फिर बंद ही नहीं हो रहे हैं। तो ये जो गुण है स्पीकर के अंदर में होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। देखिए, एक तो विवेक जी से हम लोग को क्या और सीखने की आवश्यकता है? वकालत में ना सभी पक्षों को जो है ना बराबर बराबर से जो है सुना जाता है, जो जज के द्वारा होता है। विवेक जी जो है ना हर चीज को अपने बोली में, अपने विचार में लेकर आने का प्रयास करते हैं कि जिससे कि एक समता के साथ जो है न्याय कर सके अपनी बातों के माध्यम से। दोनों पक्ष को बहुत स्ट्रांगली रखते हैं। और एक अच्छे वकील की ये बहुत खास बात होती है, क्योंकि उसके पास जो तथ्य है उन्हीं तथ्यों में से अपने पॉइंट्स को स्ट्रांगली निकाल कर ऐसे प्रेजेंट करना कि सामने वाले को लगे कि बॉस, ये पॉइंट ऑफ व्यू इसमें दम है और ये लॉजिकल है और हर तरह से सही है। तभी जो है अभी हाल फिलहाल में इन्होंने एक बहुत बढ़िया जो है वकालत करी और ये जीत के भी आए हैं। बहुत बड़ी बात हुई है। आपको कल कल बताया था सभी लोग, और आप ही के बारे में बात कर रहे थे अमोल पाटिल जी, है ना? अच्छा। आपके पेटेंट से संबंधित इन्होंने कुछ ऐसी लड़ाई लड़ी है जो आपको सुनने में भी बहुत आनंद आएगा। आप सुनेंगे पूरा वीडियो तो आपको दिखाई देगा, उसमें उन्होंने अरे इसकी वाह, चर्चा करी है। क्या बात है, क्या हाँ, बात है। तो ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं और पता नहीं हाँ, इनके हमारे दिल बड़े में एक भाई है। इच्छा है कि आपके पेटेंट को पूरे हिंदुस्तान से जो है परिचित करा दिया जाए। तो ये अपने जरूर जरूर किसी भी जरूर। मंच पे जहां पर भी अवसर आएगा ये छोड़ने वाले नहीं है। बहुत जरूर बढ़िया, जरूर। चलिए। अच्छा, विवेक जी, आपका जो हास्य रूप है, आपका जो मस्खरे वाला रूप है या जो कॉमेडी वाला रूप है, मैं एक छोटी सी कहानी आपके सामने लाया हूं, 2-4 पंक्तियां हैं बस। मैं आपकी जुबानी इसको सुनना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि आप यहाँ पे क्या इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं, है ना? क्योंकि वो तो आपका नेचुरल फ्लेयर है जिसमें अभी आपने सुनाया मुझे, और आप वकालत भी इस तरह से करते होंगे और लोगों को बड़ा मजा आता होगा सुन के। मैं चाहता हूं कि अगर आपके सामने ये चीज रहे
है ना, चूहा और शेर की कहानी, ये आप कैसे पढ़ेंगे? अपने आप को बच्चा मानकर या फिर लोगों को खुश करने के लिए कैसे पढ़ेंगे? देख लीजिए एक बार। चूहा और शेर की कहानी। आवाज आ रही है मेरी सर? जी हाँ, आ जी। रही है सर, आ रही उस टोनैलिटी और उस मॉड्यूलेशन से तुरंत निकलना, इट्स वेरी डिफिकल्ट राइट नाउ। है। कोई नहीं, कोशिश कीजिए सर, वी आर ऑल हियर, वी आर नॉट जजिंग ईच अदर, वी आर जस्ट लर्निंग, वी आर जस्ट ट्राइंग इट आउट। क्योंकि आप कहीं और दूसरी जगह इसको नहीं प्रैक्टिस करेंगे, मैं बोल रहा हूँ, कहीं नहीं, मौका ही नहीं मिलेगा, कहाँ करेंगे? ये मौका है, जितनी यस गलतियां सर। करनी है कर लीजिए, जैसे बोलना है बोल लीजिए। अल्टीमेटली हम लोग इवॉल्व होके बेटर स्पीकर बने, यही इसका प्रयास है और कुछ भी नहीं। मैं सुनना गौरव चाहता सर हूँ थोड़ा स्टोर में आप। फॉन्ट फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर दीजिए। हाँ, कर देता हूँ इसको। ये सर ठीक है ये ये। लिखा है ना चूहा। हाँ चूहा रोया, यहाँ पे इंटर कर दीजिए, नीचे आ जाएगा, फिर थोड़ा बड़ा कर दीजिए तो वो दिख जाएगा। वो लाइन थोड़ी ज्यादा लंबी हो जा रही है। कौन सी? पढ़िए चूहा उसको। रोया, उसके बाद इंटर कर दीजिए, वो नीचे आ जाएगा। चूहा रोया कहाँ पे है ये? चौथी लाइन में है, तो फिर बड़ा अच्छा करेंगे अच्छा, तो हाँ, इसको नीचे कर दूं? हाँ हाँ हाँ। ठीक है। एक दिन वाल के एक दिन लिखा हुआ है, वहां से नीचे कीजिए। हाँ हाँ वही एक बात, मतलब चूहा रोया हो कहीं को भी तो बड़ा करेंगे तो आ जाएगा, कि छोटी सी स्टोरी है आएगी। हाँ सर, हाँ विवेक सर। सर ठीक है। पढ़ू सर? हाँ सर। एक जंगल में एक छोटा सा चूहा रहता था। एक दिन बड़ा शेर सो रहा था। चूहा उसके ऊपर चढ़ गया। शेर जाग गया, गुस्से में बोला खा जाऊंगा। चूहा रोया, रुक जाओ मेरे शेर, एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। वक्त आया। एक दिन जाल में शेर कहीं फंस गया और चूहे ने जाकर के उस पूरे जाल को काट दिया। क्या समझे? छोटे में भी बड़ी ताकत होती है। क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, ये शायर वाला स्टाइल था, ये जो मनोज मुंतशिर बोलते हैं ना, उस तरह से था ये। अब मैं चाहता हूं कि आप मान लो किसी छोटे बच्चे को कहानी सुना रहे हो, और उसको है ना वो फील होना चाहिए कि क्या हो रहा है, मजा आ रहा है, चूहा और शेर, उसकी फीलिंग आनी चाहिए। इसको ऐसे पढ़ के दिखाइए विवेक जी एक बार। एक जंगल में ना छोटा सा चूहा रहता था। एक दिन बड़ा सा शेर आ रहा था। चूहा उसके ऊपर चढ़ गया। शेर जाग गया, बोला था जाऊंगा। चूहा बोला अरे रुतो रुतो रुतो, एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। वक्त आया। एक दिन शेर जाल में फंस गया। चूहा ने पूरा जाल काट दिया। समझे? छोटा चूहा कितना कमाल का है। गजब, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। देखिए हम लोग सभी लोग जो है ना वापस में छोटे छोटे बच्चे बन गए। चलिए, अब कौन पढ़ने वाला है इसको? ये तो कोई भी पढ़ सकता है, इसमें कुछ भी टेंशन नहीं। जी अमोल जी, आप बोलिए। इसको दो तीन स्टाइल में पढ़ेंगे, है ना। एक जो एनिमेशन वाली साउंड आती है ना डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में, डिस्कवरी वाली, उसमें। और जैसे अभी विवेक जी ने बोला कि बच्चे को सुना रहे, उसमें एक दादाजी बनकर, और आपको आपका पोता सुन रहा है, ऐसे दो तीन स्टाइल में पढ़ने की कोशिश कीजिए। चलिए। एक बड़ा घना जंगल था, उसमें पता है कौन था? जंगल का राजा शेर। वो तो मस्त खाना खा के सो गया था, और वहीं एक चुटकुला सा छोटा सा नन्हा सा चूहा कूद रहा था उनके शरीर के ऊपर, और धीरे धीरे उनकी नींद को डिस्टर्ब कर रहा था। तो धीरे वो क्या, अपने मस्त मस्ती में वो झूल रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि किसी गद्दे पे वो खेल रहा है, कूद रहा है। तो इतने में
शेर महाराज की नींद खुल गई। वो तो एकदम भड़क गए, अरे कौन है जो मुझे जगा रहा है। तो उन्होंने देखा कि एक चूहा है, उसने शेर ने चूहे को पकड़ लिया। चूहा डर गया। अभी शेर के सामने तो उसकी बोलती बंद हो गई। अब क्या करे। शेर ने बोला, तू तो मेरी नींद हड़प कर रहा है, मैं तुमको अभी छोड़ूंगा नहीं, तुमको पूरा अभी खा जाऊंगा मैं। तो उसने बोला कि महाराज क्षमा करे, क्षमा करे, मैं तो मेरी मस्ती में खेल रहा था, तो आप मुझे क्षमा करें। मैं कभी ना कभी आपके काम जरूर आ जाऊंगा, भले छोटा हूं बट आपके काम में आ जाऊंगा। तो शेर को थोड़ी दया आ गई, अरे ये तो छोटा प्राणी है, क्या करेगा, इसलिए उसको छोड़ दिया। और एक दिन ऐसा आया कि जब एक शिकारी के हाथों एक जाल में शेर फंस गया, और शेर वो जाल तोड़ने के कोशिश में बहुत चिल्लाता रहा, तो उसको उसकी आवाज वो छोटे चूहे के पास पहुंच गई। छोटे चूहे ने अपने दोस्तों को बुलाया, अरे दोस्तों, ये तो मेरे दोस्त शेर की आवाज है, चलो सब लोग चलो जल्दी। तो सबको लेके जाता है। वहां पे देखता है कि शेर फंसा हुआ है। तो वो जाके बोलता है, शेर महाराज आप चिंता मत करो, सबको काम पे लगा दिया, पूरा जाल काट दिया और उनको फ्री कर दिया। और ये हो गई उसकी एक मजबूत दोस्ती हो गई उनकी। तो शेर को पता चला कि हाँ यार, तू तो छोटा है बट बहुत काम का है। थैंक यू। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड, अमोल पाटिल वेरी गुड। जी, अमोल पाटिल जी, जो आप बोले ना, एकदम लगा कि आप बिजनेसमैन हैं। आप अरे बढ़िया। 20 गो आदमी को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं और काम करवा रहे हैं। तो वो क्या बात ग्रुप है। वाला जो चूहा वाला जो ग्रुप आया ना, तो उसमें आपका झलक दिख गया। तो देखिए, ये छोटी सी ग्रेट है। एक्सरसाइज से अपनी अपनी पर्सनालिटी भी रिवील हो जाती है कि नहीं। तो सही यस बात यस है, यस। कुछ भी जो है छिपेगा नहीं, एक दिन सब आता है, सब कुछ सामने आता ही है। सब आता है, सब बाहर आ रहा है अभी। अभी चलिए, हमारे संग्राम जी, अमोल, चैप्टर 3 आपके में मिला है आपके ना। हैं। अमोल आप सर, बोलेंगे मनोज जी, अमोल एक तो सर, ठीक है। नहीं मनोज मैं जी, ये मंच बोल रहा मिला था। मनोज है साहब जिसमें बोलेंगे, एकदम मनोज साहब। मैं बस ये बोल रहा हूँ, अमोल सर ने जो जिस पैटर्न में सुनाया ना, मतलब हम्म। हम उसमें मैं उसमें फील कर रहा था कि किसी, मतलब कोई बाप और बेटे के बीच में वो स्टोरी आ रही है। बेटा क्यूरियोसिटी के साथ पूछ रहा है, अच्छा फिर क्या हुआ, देन फिर क्या हुआ। या इसमें दो तीन लोगों का ग्रुप है, जो एक टीचर सुना रहे हैं या पापा दादा सुना रहे हैं और दो तीन बच्चे सुन रहे हैं। तो पूरा हम्म। वो फील आ रहा था, और सर ने गजब का तड़का लगाया लास्ट वाले उसमें भी, कि क्यूरियोसिटी बनी रही कि किसी क्लास में भी सुना रहे हैं, दो सेकंड थर्ड के बच्चों को सुना रहे हैं। तो गजब का मनोज जी, स्टाइल था सर, बहुत बढ़िया। बहुत ये बढ़िया, मेरा वेरी रोज, मेरा ना ये एक आदत है, मतलब मैं जब बच्चे देखता हूँ ना, तो मैं शुरू हो हाँ जाता हूँ। कल भी मेरे घर में मेरे बच्चे का जन्मदिन था ना, तो सब बच्चे लोग आए थे, तो उनको मैं ऐसे ही कुछ कहानी सुना रहा था, इसलिए वही। वही अंदाज झलका है, वही यस यस अंदाज यस। झलका है सर आपका, बहुत शानदार यस बताया यस। आपने, कहानी मतलब बहुत बढ़िया। कहानी शुरू हुई थी तो हम लोग सोचे एक ही चूहा है, लेकिन अंत में जाने कि उसका पूरा ग्रुप है। वो वो क्लाइमेक्स था। चलिए, राकेश सर के सुनते हैं, आप राकेश सर। चूहा और शेर की कहानी। एक जंगल में छोटा सा चूहा रहता था। एक दिन बड़ा शेर वहां सो रहा था। चूहा उसके ऊपर कूद गया। शेर जागा, गुस्से में बोला, खा जाऊंगा। चूहा रोया, रुकिए, एक दिन में आपकी मैं मदद जरूर करूंगा, मुझे प्लीज छोड़ दो। वक्त आया, जाल में फंसा शेर। चूहे ने काट दिया जाल। समझे, छोटे में भी बड़ी ताकत होती है। गुड डोंट गुड, अंडर एस्टिमेट एनीबडी। वाह 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 वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, क्या वेरी गुड, बात। बहुत बढ़िया। हु इज नेक्स्ट, कौन करने वाला है? मैं बचा हूं, मैं करूंगा। हाँ, कीजिए कीजिए हाँ सद्दाम जी। बिल्कुल बिल्कुल, आप कीजिए सरदार जी। आओ बच्चों, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक जंगल का राजा, उसकी कहानी और उसके दोस्त, एक छोटे से चूहे की कहानी। जंगल का राजा एक दिन अपनी कुटिया में सो रहा था।
तो वहां चूहा खेलते खेलते चला गया और देखा कि एक मखमली सा घास जिसमें वो खेल रहा है, लगा उसको, घास में खेल रहे हैं। लेकिन जब शेर जगा तो देखा कि चूहा खेल रहा है और उसको पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद बोला कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो चूहा बोला, महाराज आप हमें छोड़ दीजिए, क्षमा कर दीजिए, मैं आपका कभी न कभी मदद करूंगा। शेर ने बोला कि चलो छोड़ देते हैं तुमको, मैं खा के क्या करूंगा, पेट भी नहीं भरेगा। और उसको छोड़ दिया। कुछ दिन बाद देखा चूहा ने कि अरे हमारे शेर तो फंसा हुआ है जाल में। तो शेर के पास गया चूहा और पूरे जाल को कुतर दिया और शेर छूट गया। तो इसीलिए बच्चों, हाँ, कोई भी छोटा इस्तेमाल हो सकता है बड़े काम में। क्या बात है, मतलब क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सद्दाम जी। आज आप छोटे बच्चे की तरह जो है पढ़ रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या होता है ना कि हम कहते हैं ना कि बड़ी बड़ी खुशियां हैं छोटी छोटी बातों में। हम अक्सर जो है ना अपने अंदर के ह्यूमन एलिमेंट्स को भूल जाते हैं। सोचिए ना, आज हम सभी लोग के चेहरे पे इतनी नैसर्गिक खुशी, इतना नेचुरल मुस्कान देखने को मिला जब एज ए ऐसा है स्पीकर कि आप इन। हम कुछ ऐड करना चाह रहे थे, कुछ नया नया ऐड करना चाह रहे थे, काहे कि सब बोल चुके थे, तो हमको लगा कुछ नया बात करे, तो उसमें अटक जा रहे थे। सद्दाम सर, ऐड कर आपने दो जो अभी, जिस आपने ऐड कर दो जिस सद्दाम हिसाब जी। से सुनाया ना, मतलब मजा आ गया, हंस के गजब का तड़का लगाया और आपने। देखिए, क्योंकि सबकी सबकी टोनल क्वालिटी अलग अलग है। यस, यस, विवेक जी यस की सर। विवेक जी की बहुत ही गंभीर है, बहुत ही, आप देखेंगे उनको सुनेंगे ना ऐसा लगेगा कोई बहुत ऊंचे किस्म का शायर एक एक शब्द चुन चुन के इस्तेमाल कर रहा है। राकेश जी की टोनालिटी ऐसी है कि जैसे, मतलब ये कॉमिक सेंस इनका जो है ना हमेशा सामने आता है कि हाल ऐसा लगता है कि कुछ नया पंच, कॉमिक पंच जो है पढ़ रहा है। सद्दाम जी जो पढ़ रहे थे वो इनका अपना टोनालिटी थी, उसमें और सुनने में मजा आ रहा था। क्योंकि वो जो झारखंड बिहार वाली जो टोनालिटी आ रही थी ना, उसको सुनकर भी मजा आ रहा था। अमोल साहब ने अपने स्टाइल में इस चीज को पढ़ा। हर व्यक्ति अपने अपने स्टाइल में, मतलब वो यूनिकली अपने आप को इस तरह से अगर प्रेजेंट करे अपने नेचुरल तरीके से, तो लोगों को ज्यादा, देखिए जितने भी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, सबने कहा कि जो भी अमोल को सुन रहे थे कि अमोल जब बोल रहे थे तो हमें मजा आया। ठीक है, राकेश जी जब बोल रहे थे तो मजा आया, सद्दाम जी इस बात से बहुत मजा आया। ठीक है, विवेक जी ने तो खैर वो मतलब नेक्स्ट लेवल पे कर दिया उस चीज को जब छोटे बच्चों वाला था। तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी जो है स्टाइल होती है। आपको उस स्टाइल को पहचानना है, पकड़ना है, और आप उस स्टाइल में, यकीन मानिए, बहुत इफेक्टिव लगते हैं। आपको मैं बनने की जरूरत नहीं, मुझे आप बनने की जरूरत नहीं। आप अपनी ही आइडेंटिटी में जब कुछ भी प्रेजेंट करेंगे खुद बन के, तो फिर आपके साथ लोगों का कनेक्शन, लोगों को रेजोनेंस जो है ज्यादा बढ़ेगा। इसलिए सबसे पहली बात, सुनिए सभी स्पीकर्स को, कोई दिक्कत नहीं है। आप मार्टिन लूथर किंग से लेकर महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, कपिल शर्मा, जिसको सुनना है सुनिए, उनसे इंस्पायर्ड होइए। लेकिन अपनी आइडेंटिटी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं कौन हूं। एज ए स्पीकर मैं कैसा नेचुरल साउंड करता हूं, किस टोन में मैं नेचुरल साउंड करता हूं। मैं जब कॉपी नहीं करता हूं तो मेरी आवाज में थ्रो कैसा आता है, मेरे पंचेस कैसे बराबर पड़ते हैं, इसको आइडेंटिफाई करना एज ए स्पीकर बहुत जरूरी है। क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं इस पब्लिक स्पीकिंग की लर्निंग्स कर रहा था, मैं दिल्ली में था, मुझे सिखाने वाले एक से बड़े बड़े कोच थे। एक सुप्रदीप मुखर्जी थे, रेडियो जॉकी हुआ करते थे वो। हिंदी के एक बहुत ही मतलब बड़े विशारद प्रदीप शर्मा जी, जब भी रिपब्लिक डे और 15 अगस्त की जो लाइव कमेंट्री आप सुनते हैं वो दिया करते थे। वो जसवंत सिंह जी, इन सभी लोगों से मुझे बहुत नजदीक से सीखने का मौका मिला। मैं कोशिश करता था कि उनकी तरह बोलूं, उनकी तरह जो है बोलूं। तो उन्होंने ही मुझे बताया था कि अपने नैसर्गिक अंदाज में जब आप बात करेंगे ना, आप दूसरे टोन में, दूसरे के अंदाज से ज्यादा इफेक्टिव साउंड करेंगे, ज्यादा आपके अंदर भी थ्रो आपको महसूस होगा, फ्लो महसूस होगा। तो आप अपना साथ मत छोड़िए। आप दूसरे से इंस्पिरेशन जरूर लीजिए, लेकिन आप ये सोचिए कि दूसरे आपको क्यों अच्छे लगते थे। सुभाष चंद्र बोस का जैसे ही नाम बोलता हूं, उनकी वो वाली
कोटेशन याद आ जाती है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। गांधी जी का बोलता हूं तो अहिंसा परमो धर्मा वाली बात आती है। फिर कहते हैं कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, है ना, करो या मरो। तो हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ यूनिक ऐसा है जो हमको रेजोनेट करता है। तो आपके अंदर में ऐसी क्या क्वालिटी है, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जिससे लोग रेजोनेट करते हैं। इसीलिए हमको फीडबैक लेना चाहिए, क्योंकि फीडबैक लेने से क्या होता है कि हमें जो अपने बारे में मालूम है वो तो हमें मालूम है ही, बहुत ऐसी चीजें हैं जो हमें अपने बारे में मालूम ही नहीं है। हमारे लिसनर्स, हमारे श्रोता हमको सुन के बताते हैं ये आपका स्टैंड आउट पॉइंट था, ये वाली जो चीज है ना, आप इंप्रूव कर सकते हैं। तो फीडबैक लेना अपनी स्पीकिंग जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग आपको सुन रहे हैं, जो आपके मुरीद हैं, जो आपके फैन हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, उनसे बिल्कुल न्यूट्रल कमेंट्स की डिमांड किया कीजिए। अच्छा है तो उसको अपने स्ट्राइड में लीजिए, बुरा है तो उसके ऊपर मंथन कीजिए, क्या सच में वास्तविकता ऐसी है, क्या है उनका पूर्वाग्रह है। अगर सच्ची बात है तो आई हैव टू वर्क अपॉन इट, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप को वर्क करना। आज की जो अंतिम स्क्रिप्ट है मैं आप सभी के लिए रख रहा हूं, आप सभी इसको पढ़ेंगे। वो है श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ पंक्तियां। वो आप सभी लोग यहां पढ़ेंगे और उनको एक नमन करेंगे कि देश को इतना महान व्यक्ति मिला जिसने हम सभी को प्रेरित किया है कहीं ना कहीं। तो मैं उनकी कुछ पंक्तियां आपके सामने लेकर आ रहा हूं। गिव मी जस्ट 1 मिनट। क्या हार में क्या जीत। सद्दाम सर, जी जी। शेर कुटिया में रहता है, आज पता चला। मैं उसी बात पे सबके मुझे हंसी सबके लग लिए, रही सब है। सब बड़ा हो चाहे छोटा हो, उसके लिए वो कुटिये है। सद्दाम सर सॉरी, मुझे इसी बात पे तो एकदम अचानक हंसी निकल गई थी, सॉरी। मजा आया लेकिन। कुछ भी हो, मा, हंसी आई माफी, वो इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट है, यस, सही। हंसी आई ये उसको इंपॉर्टेंट उस है। सबको कॉपी करना इम्पोर्टेंट नहीं है, चेहरा में मुस्कान आ जाए वही काफी है। सही बात है। और मुझे लग रहा था मैं विवेक सर को देख रहा हूँ, वो मुझे देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है ना, ये फेस टू फेस जो बात हो रही है ना, वही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि बहुत ऐसे लोग होंगे कि स्टेज में बात कर सकते हैं और कर लेते हैं, बहुत लेकिन बढ़िया। हम लोग ऐसे हैं कि जब आचार्य सर से जुड़े ना, उसके बाद ये से बात हो रही है। पहले बोलने यस में यस भी यस, हिचकिचाते थे। बिल्कुल सही बिल्कुल। बात है, सही बात है, सद्दाम सर सही बात है। काहे कि विवेक जी तो मंझे हुए खिलाड़ी हैं। और विधायक है वो। जी, और गौरव जी तो विवेक, अपने जगह वो है, लेकिन हम लोग को जो प्लेटफॉर्म मिले ना, वो फर्स्ट है। अरे अब आपने कल सद्दाम सर, इसी को इम्प्रूव विवेक सर, करना है हम लोग को। विवेक सर यस आपने खिलाड़ी कल नहीं, से फेयर धुरंधर एंड लवली खिलाड़ी है। लगाना शुरू किया। क्या चीज? कल से मैंने फेयर एंड लवली लगाना शुरू किया है। अच्छा अच्छा। विवेक सर धुरंधर है वहां पर। अरे वही बात, स्टैंड आउट है, चर्चा का विषय बना ही। कमाल का पंच था डॉक्टर साहब। जबरदस्त पंच था। डॉक्टर साहब के अंदाज में तो और जबरदस्त लगा यार। मेरे को बहुत अजीब लगा वो फेयर एंड लवली। एनीवे एनीवे, कोई नहीं, अब आते हैं। अरे हाँ, ये दिख रहा है आपको कि इसकी फॉन्ट साइज छोटी करूं? दिख रहा है? बिल्कुल सर, क्लियर है। बढ़िया, ठीक है। थोड़ा छोटा करूं क्या, मतलब फॉन्ट की सही है? ठीक है ठीक है। सही है सर, सही है। ठीक है, मैं ड्रैग ड्रैग कर दूंगा उसको।
देखिए, अटल जी का अमर भाषण है ये देश रहना चाहिए, है ना। ये सभी लोग इत्तेफाक रखते हैं कि आज तक के सबसे ग्रेटेस्ट स्पीचेस में से है हिंदुस्तान में। और अटल जी जिस गरिमामय ढंग से अपनी बातों को सदन में रखते थे, उनके जैसा मैंने दूसरा कोई लीडर नहीं देखा है आज तक। मतलब मैंने नहीं सुना है, क्योंकि मेरे पे उनके, मैं जब से टीवी देख रहा हूँ, उनको उनसे बढ़िया मैंने वक्ता और गरिमामय ढंग से अपनी बात रखती किसी दूसरे लीडर को नहीं देखा है। और देश में ऐसे लीडर्स की सच में बहुत आवश्यकता है। कितनी समभाव से वो बात करते थे, सबके साथ सम्मानित तरीके से पेश आते थे, बहुत अच्छा लगता था। तो इनकी कुछ पंक्तियां हैं, है ना। ये देश रहना चाहिए, नमस्कार सम्माननीय सदन, हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं। आपको विश्वास दिलाते हैं जो काम हमने हाथ में लिया है वो राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा होने तक हम रुकेंगे नहीं। सत्ता का खेल चलेगा, सरकार आएंगी जाएंगी, पार्टी बनेगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। स्वतंत्रता स्वतंत्र अगिनत बलिदानों से स्वतंत्रता अगिनत बलिदानों से अर्जित हुई है, खून से सिंचित हुई है। इसको खून कर देता हूं ना। खून से सिंचित हुई है, त्याग तेज तब बल से रक्षित हुई है। इसे मिटाने की साजिश कभी सफल ना हो। हम जा रहे हैं राष्ट्रपति जी के पास इस्तीफा देने, लेकिन राष्ट्र सेवा का संकल्प अमर रहेगा। जय हिंद, है ना। ऑडियंस फिर उनके साथ कहती है जय हिंद। तो जब ये लास्ट में जय हिंद बोलेंगे ना, जो भी स्पीकर, उनके साथ में ऑडियंस, हम लोग सभी लोग मिलकर जय हिंद बोलेंगे, ठीक है। ये समझ में आ रहा है कि एक बार पढ़ना चाहेंगे आप लोग ध्यान से, उसके बाद फिर बोलेंगे। सर इसको गूगल क्लियर है पे एक बार सर। पढ़ ट्रांसलेट लीजिए। हिंदी वाला करके पेस्ट कर लीजिए। अच्छा, हिंदी वाला कर लेना। चलिए ठीक है, एक सेकंड। ट्रांसलेट टू हिंदी कर लेंगे तो वहां गूगल से पेस्ट होके आ जाएगा। एक सेकंड। चैट जीपीटी से जस्ट देवनागरी करके कन्वर्ट कर लीजिए सर। हाँ ठीक है, एक सेकंड। ये सब, ये बढ़िया है ना। ठीक है ये। हाँ ठीक है। वो इंग्लिश वाला उड़ा ही दो ना फिर, ऊपर वाला, क्योंकि फिर नीचे वाला थोड़ा सा जो आ रहा है वो भी ऊपर चला जाएगा। हिंदी इंग्लिश वाला तो हटा दिया है, इसको और नीचे अच्छा, करूं? ये ठीक है। ठीक है सर। नहीं, वो पेज ऐसा ही दिख रहा है, सेम दिख रहा है पहले वाला। अच्छा, अभी वो ठीक है। अब देखिए। हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है,
अब पढ़ लीजिए एक बार, उसके बाद जानदार तरीके से इसको सब पढ़ेंगे, और लास्ट में अटल जब जी वो का बोलेंगे अमर ना भाषण। जय हिंद, तो साथ में हम लोग को जय हिंद बोलना हर स्पीकर के साथ। चलिए, इसका लेकिन आनंद गौरव लिया सर, जाए। इसमें अटल जी जितनी देर रुकते उतना रुकना पड़ेगा क्या? नहीं, आपके आपके ऊपर निर्भर करता है। ये पॉज के लिए मैंने आपको बताया, छोटे पॉज के लिए 2 सेकंड या 1 सेकंड से 2 सेकंड, और बड़े पॉज के लिए ओके, 3 से 3.25 4 सेकंड बस। या फिर आप अपने ठीक है। स्टाइल में करके देखिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पॉजेज होने चाहिए। नमस्कार, सम्मानित सदन। हम संख्या बल में सामने सर झुकाते हैं, पुष्पास्त्र चढ़ाते हैं, छोटा मोटी हाथ दिखाएं, राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा होने तक लगा खेल करेगा। सरकार आएंगे, चुनेंगे, पार्टी बनेंगे, देखेंगे। देश होना चाहिए, देश का तंत्र होना चाहिए। तंत्र का पवन पीड़िता में से अर्जुन हुई उनसे समझते ये सवाल चाहे। ठीक है टीम, स्टार्ट करें। ठीक है, हु इज गोइंग टू द फर्स्ट स्पीकर? पहला स्पीकर कौन होने वाला है आज के इस अंतिम एपिसोड? जी, अमोल जी, चलिए आपसे शुरू करते हैं। अटल जी का अमर भाषण। यह देश रहना चाहिए। नमस्कार, सम्मानीय सदन। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं, आपको विश्वास दिलाते हैं, जो काम हमने हाथ में लिया है वह राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा होने तक हम रुकेंगे नहीं। सत्ता का खेल चलेगा, सरकार आएंगी जाएंगी, पार्टी बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन यह देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। स्वतंत्रता अगणित बलिदानों से अर्जित हुई, खून से सिंचित हुई, त्याग तेज तब बल से रक्षित हुई। इसे मिटाने की साजिश कभी सफल ना हो। हम जा रहे हैं राष्ट्रपति जी के पास इस्तीफा देने। लेकिन राष्ट्र सेवा का संकल्प अमर रहेगा। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय जय हिंद। हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अमोल जी, आपने कुछ उसी अंदाज में पढ़ने की कोशिश करी जैसे अटल जी बोला करते थे। अच्छी कोशिश यस। थी, बहुत बढ़िया, वो भी अपने थैंक स्टाइल यू, में आपने किया। वेरी गुड। चलिए, थैंक यू, नेक्स्ट थैंक यू सर। कौन कौन करेगा? हु इज गोइंग टू स्पीक हम नेक्स्ट? हम करते हैं। आप करेंगे, कीजिए सर। अटल जी का अमर भाषण। ये देश रहना चाहिए। नमस्कार, सम्मानित सदन। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं, आपको विश्वास दिलाते हैं, जो काम हमने हाथ में लिया है वह राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा होने तक हम रुकेंगे नहीं। सत्ता का खेल चलेगा, सरकार आएंगी जाएंगी, पार्टी बनेंगे बिगड़ेगी, लेकिन यह देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। स्वतंत्रता गणित बलिदानों से अर्जित हुई, खून से सिंचित हुई, त्याग तेज तप बल से सुरक्षित हुई है। इसे मिटने की साजिश कभी सफल न हो। हम जा रहे हैं राष्ट्रपति जी के पास इस्तीफा देने, लेकिन राष्ट्र सेवा संकल्प अमर रहेगा। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय जय हिंद। जय हिंद। हिंद। जय हिंद। क्या बात, वेरी गुड। अच्छा लगा वेरी गुड, सतनाम जी, मजा आया। वेरी गुड, कीप इट जबरदस्त। अप। छोटा नेता हम भी हैं। चलिए, नेक्स्ट बढ़िया बढ़िया। कौन आ रहे हैं अब? मनोज जी कहाँ गए? हाँ सर, होना आइए तो सर, यही थे, वो राकेश जी। बैटरी डाउन हो रही थी इसलिए वो वीडियो ऑन वो किया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो चलिए, बैटरी राकेश जी। चार्ज कर लो, तब तक मैं कर लेता हूँ।
10 यस पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं देखता हूं कि कितने आप पार्टिसिपेंट्स ट्राई करते हैं। अभी एक ने कर, दो ने कर लिया है ना। देखिए ऐसा मंच आपको दोबारा नहीं मिलेगा, आपको इतना टाइम ही नहीं मिलेगा। ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इसका फुल इस्तेमाल कीजिए। ऐसे इतने जमीनी स्तर पर आपको सीखने का मौका नहीं मिलने वाला है, इसलिए फुल यूटिलाइज कीजिए इस मौके को। अटल जी का अमर भाषण, ये देश रहना चाहिए। नमस्कार सम्माननीय सदन, हम संख्या बल के सामने सिर झुकाते हैं, आपको विश्वास दिलाते हैं जो काम हमने हाथ में लिया है वो राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा होने तक हम नहीं रुकेंगे। सत्ता का खेल चलेगा, सरकार आएंगी जाएंगी, पार्टी बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। स्वतंत्रता अगणित बलिदानों से अर्जित हुई है, खून से सिंचित हुई है, त्याग तेज तप बल से रक्षित हुई है। इसे मिटाने की साजिश कभी सफल ना हो। हम जा रहे हैं राष्ट्रपति जी के पास इस्तीफा देने, लेकिन राष्ट्र सेवा का संकल्प अमर रहेगा। जय हिंद। जय जय हिंद। हिंद। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। क्या बात जय है, हिंद। क्या मस्त। बात, जय हिंद। वेरी गुड, मुकेश सर जबरदस्त, मजा आया। क्या मजा आया बात मजा है आया। राकेश, वेरी गुड। हाँ, चलिए नेक्स्ट, मैं ट्राई करता हूँ सर। कीजिए कीजिए। अटल जी का अमर भाषण, यह देश रहना चाहिए। नमस्कार सम्माननीय सदन, हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं। इसी के साथ आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो काम हमने हाथ में लिया है वह राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा होने तक हम रुकेंगे नहीं। सत्ता का खेल चलते रहेगा, सरकारें आएगी जाएगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेगी, लेकिन यह देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। स्वतंत्रता अगणित बलिदानों से अर्जित हुई है, खून से सिंचित हुई है, त्याग तेज तप बल से रक्षित हुई है। दुश्मनों को इसे मिटाने की साजिश कभी सफल ना हो। हम जा रहे हैं राष्ट्रपति जी के पास इस्तीफा देने, लेकिन राष्ट्र सेवा का यह संकल्प अमर रहेगा। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय जय हिंद। हिंद। क्या बात, वेरी वेरी गुड गुड। वेरी गुड वेरी गुड। थोड़ा मनोज, इसको अगली बार है ना स्लो, इसको स्क्रिप्ट आपको मैं शेयर करूंगा, इसको हाँ प्ले आपको स्लो पढ़ने का कोशिश करना है ना। मनोज जी स्पीड पढ़ रहे थे, लेकिन उनका जो लास्ट का वर्ड था ना, लग रहा था अटल जी बोल रहे हैं। क्या जो बात हाँ। घुमा रहे थे ना। चलो वेरी ग्रेट, गुड। हु इज थैंक यू कमिंग सर, थैंक नेक्स्ट? यू। कौन आ रहा है मैदान जंग में? हमारे विधायक साहब। गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। आ जाइए मैदान में, भारत यस। आपको पुकार रहा है। सर हम ही 4-5 लोग बोल रहे हैं, और भी लोग इसमें थोड़ा सा बोलेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। विधायक साहब कौन सा लास्ट रहेगा में तो सर? बोलेंगे, पूरा तैयारी में। नहीं नहीं, मैं कौन तैयार बोलने हूँ वाला है सर, भाई? मैं अभी बोलना ही चाहता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि और भी लोग साथ में आए, क्योंकि हम लोग को ऐसा, उन लोग को ना लगे कि हम ही लोग हावी हैं। नहीं नहीं, अच्छा। कोई आ ही नहीं रहा, चेहरा ही नहीं दिखा रहा अभी। ये समस्या है। लोग आप लोग के फैन हो गए, बोले कि इतना अच्छा बोल रहे हैं, हम क्या करेंगे बोल के। उनको बस सुनने का आनंद लेना है आज, इसलिए अजय अभी सर चेहरा भी कौन नहीं है? दिखा रहे। अजय सर कौन है? अजय सर म्यूट करें, मुझे तो लग रहा है। अजय सर सुन रहे हैं आप? सर मैं शुरुआत करूं? हाँ यस। बिल्कुल कीजिए बिल्कुल सर। सर, बिल्कुल। आ, आ, तो आपके एक्चुअली बाद मैं मेरा नंबर मोबाइल है। में हूं, तो ये भाषण थोड़ा पढ़ने में अलग है, तो मैं थोड़ा सा दूसरा रूप में पढ़ूंगा इसको। हाँ ठीक है। ठीक है, और मैं खड़ा हो आपके जाता बाद हूं। मेरा नंबर। मैं खड़ा हो जाता हूं, और बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय का। आज सुशासन दिवस पे 25 दिसंबर को हमारे भारत रत्न से सुशोभित पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरणों में नमन करते हुए आज मैं उस बिंदु और उस तथ्य को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। जिस समय मात्र 13 दिन की सरकार सन 1996 में बनी, और आज की जो राजनीति है, जो आज की राजनीति में लोग छल बल कल और तमाम अन्य साधनों का उपयोग करके अपनी सरकार को बचाने के लिए तमाम तरीके के हथकंडे अपनाते हैं, और एक वीर पुरुष, नमन है उस वीर पुरुष को जिन्होंने
एक जीती जागती मिसाल अपने न रहने के बावजूद भी पूरे सदन की गरिमा में बनाए रखा, अपने आचरण से, व्यवहार से, शुद्धता से, अपनी पवित्रता से, अपने आचरण से, अपने व्यक्तित्व से। और जो व्यक्ति एक बार नहीं 3 बार देश का प्रधानमंत्री चुना गया हो, आप कल्पना कीजिए, आप सोचिए उस व्यक्तित्व की विराट क्षमता को, जिसने ये दिखा दिया कि हम झुकेंगे नहीं, भले ही हमारे आंकड़े पूरे ना हो, भले ही हम इस सदन में अपनी उपस्थिति दर्ज न कर पाए, लेकिन ये देश रहना चाहिए। और ये कथन उनके जीवन का सबसे प्रसिद्ध हिस्सा है। वो कहते थे कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, मगर ये देश रहना चाहिए। नेशन फर्स्ट की थ्योरी, चाहे वो परमाणु युद्ध हो, चाहे वो देश को संचालन करना हो, अटल जी की ये पंक्तियां कड़कड़ में विराजमान है। जैसे शिव कड़कड़ में विराजमान है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के अटल प्रखर नेतृत्वकर्ता हमारे माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो शब्द हैं, वो आज भी करतल ध्वनि के साथ हमारे कानों में रस घोलते हैं और हमें इस बात की प्रेरणा देते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये देश रहना चाहिए, इस देश को आगे ले जाना चाहिए और हमें इस नियत और नीति के साथ में ही राष्ट्रहित में काम करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। क्या बात, मजा आ गया जय यार। हिंद, जय वेरी भारत। जय हिंद, जय भारत। बिजोड़, जबरदस्त, जबरदस्त। सुपर सुपर। अभी देखिए विवेक जी है ना, इसको शुरू करने के पहले कुछ पंक्तियां जो है गुनगुना रहे थे, मैं पढ़ देता हाँ, हूँ। वो विवेक जी ने कि कहना चाह रहे थे, कहूं विवेक जी? यस सर यस। वो आप ही उसको बहुत अच्छा कहते हैं और हम लोग ये पूरी ट्रिप में हम आपको सुने भी उस चीज को कहते हुए। यस क्या बात है, क्या बात सर, ट्रिप होने के बाद मैं तो बिल्कुल विवेक सर को पूछा कि गौरव सर कहाँ पर है, हम लोग सुनना चाहते हैं, बट आप तो मिले ही नहीं। है। चलिए फिर मिले हैं, अभी 30 दिन का ये सफर है, 7वां ही दिन है अभी। यस एनीवे, यस। देखिए विवेक जी के अंदर एक नैसर्गिक जो है ना वक्ता है, इनको है ना कॉन्टेक्स्ट समझ में आता है। कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जो इम्प्रोवाइजेशन करना होता है ऑन द स्पॉट ये कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज है, इसको सबको सीखना चाहिए। और ये तब होता है जब आप अपने क्षेत्र में कुछ सिद्धहस्तता रखते हैं। इन्होंने गहन अध्ययन किया है और जिस नेतृत्व में इन्होंने अपनी राजनीति को शुरू किया है, उसकी जो आत्मा है उसके साथ इनका अभी भी जो है अनुबंध है। मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति हो तो ऐसी ही होनी चाहिए, उसमें सुचिता होनी चाहिए। तो उन सभी, मैं तो देखना चाहूंगा कि जिस दिन विवेक भाई वो पढ़ रहे होंगे ना, वो जो शपथ होता है, उस दिन इनको देखने की बड़ी बड़ी इच्छा। और ये होगा, देखिएगा, ये पक्का से होगा, इसमें इसको कोई नहीं रोक सकता है। उस दिन और हम हम सभी लोग भी लोग जो है, जाएंगे। हम लोग भी जाएंगे। यस, यही बात मैं कहना चाह रहा था कि हम वो लोग तो भी अभी जाएंगे। से तैयारी कर लो जाने की। है ना, इनके बिन कैंपेन में भी बुलाए मौका लगे, जाएंगे, बिन बुलाए जाएंगे। इनके कैंपेन यस में भी यस। मौका मिले हिस्सा लेने का तो लेंगे। ऐसा मैंने इनको कहा भी है कि मेरे से जो होगा आपके कैंपेन के लिए मैं जरूर करना चाहूंगा। ऐसे नेता जो जरूर है ना जरूर दिल यस। जीत लेते हैं, है ना, बहुत मेहनत कर रहे हैं। और कहते हैं ना, देखिए अब इनके सम्मान में ही कहता हूँ, अटल जी की पंक्तियां वही कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पर जो भी मिले ये भी सही वो भी सही, मैं हार मानूंगा नहीं, वरदान भी मांगूंगा नहीं, वरदान भी मांगूंगा नहीं। ये अपने श्रद्धेय अटल जी के मुख से जब ये सुना जाता था तो लोग जो है इतने ज्यादा मतलब अटैच्ड महसूस करते थे, गूज बम्स महसूस होता था, रोंगटे खड़े हो बिल्कुल जाते थे। बिल्कुल। और इस तरह का व्यक्तित्व भारतीय राजनीति में मैंने अपनी आंखों के सामने तो नहीं देखा है अभी तक। मेरा सपना है कि अटल जी के बाद कुछ ऐसे ही लोगों की फहरिस्त तैयार हो जिसमें देश को इस तरह से इज्जत के साथ लीड करने का हुनर हो। देश के सम्मान के साथ कभी भी उन्होंने किसी भी क्षण कभी कोई समझौता नहीं होने दिया, और अपने विरोधी का भी विरोध उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता था। पंडित नेहरू भी उनकी विरोध करने के मुरीद थे। वो कहते थे कि
अटल जी जैसा नौजवान भारत की बागडोर एक दिन जरूर संभालेगा। वो देखिए भविष्यवाणी भी सफल हुई और भारत खुद को इतना नेहरू जी ने कुशल, कहा था, करेक्ट है। जी, कुशल नेतृत्व दिया उन्होंने। और जितने भी प्रधानमंत्री आपके दिमाग में आते हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि अगर उन प्रधानमंत्रियों की बात हो तो अटल जी का नाम उसमें ना आए। इतने कद्दावर और इतने ही जमीन से जुड़े हुए और इतने ही प्रखर वक्ता थे, आनंद आता था उनको सुनकर। और मैं भी एक बार प्रयास करता हूं और उसके बाद मैं करूंगा सेशन समाप्त। बहुत इच्छा थी मेरी, ये पंक्तियां जो है ना मुझे बार बार स्मरण दिलाती हैं उनके, इसलिए मैंने इसको तैयार किया था। हाँ। नमस्कार सम्माननीय सदन, हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं। आपको विश्वास दिलाते हैं जो काम हमने हाथ में लिया वो राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा होने तक हम रुकेंगे नहीं। सत्ता का खेल चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टी बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। स्वतंत्रता अगिनत बलिदानों से अर्जित हुई, खून से सिंचित हुई, त्याग, तेज, तप, बल से रक्षित हुई। इसे मिटाने की साजिश कभी सफल ना हो, कभी सफल ना हो। हम जा रहे हैं राष्ट्रपति जी के पास इस्तीफा देने, लेकिन राष्ट्र सेवा का संकल्प अमर रहेगा। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। खैर उनकी उनके उनके तो चरणों की धूल भी नहीं है, लेकिन जब भी यह पंक्तियां आती हैं तो स्मरण आता है कि हमें भी देश के लिए जो है ऐसे ही अनुशासित तरीके से अपना योगदान देना चाहिए। जो भी हमारे फील्ड ऑफ एंडेवर में हम कर सकते हैं वो करना चाहिए। तो ऐसे महान पुरुष, ऐसी महान विभूति को प्रणाम करते हुए, आप सभी को प्रणाम करते हुए, आपने अपना समय दिया और विवेक सर इतना कुछ बात करना जबरदस्त चाहते हैं शायद। जी। विवेक सर कुछ बात करना चाहते हैं शायद। हाँ, 1 मिनट हाँ का हाँ, समय लूंगा सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अटल बिहारी वाजपेयी जी को सामने से साक्षात्कार करने का मौका मिला और क्या बात है, क्या बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, उनके ऐसा तो कोई भी। जबरदस्त। हाँ, बोले सर। नहीं, सामने उनसे मिलने का मौका मिला मुझे, साक्षात्कार करने अच्छा, का आपको मौका मिला था? हाँ जी। जी। वाह। और फादर ने मेरे एक कार्यक्रम कराया था, फेसबुक में वो पोस्ट भी लगी हुई है। और 100वां वर्ष था वो आर्य समाज के स्थापना का। और उनकी हाजिर जवाब जो है वाकई बहुत लाजवाब था। और वो किसी कार्यक्रम से आए थे, थके हुए थे, और थोड़ा सा पॉलिटिशियंस के साथ क्या है कि रास्ते में ही सोना है, खाना है, पीना, नहाना है, ये हर पॉलिटिशियन के साथ होता है। तो मंच पे आने के बाद थोड़ी सी झपकी लगना बड़ा सामान्य है। और उनकी आंखें ऐसे बंद थी, मुख्य वक्ता वही थे और मुख्य अतिथि भी वही थे। तो स्वामी अग्निवेश जी कुछ अपना संबोधन कर रहे थे और उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी शायद सुन नहीं रहे हैं इस बात को। तो वो ऐसे ही आंख बंद किए हुए थे जैसे इस समय मैंने आंख बंद की है। उन्होंने कहा, मैं सुन नहीं रहा हूं, मैं सोच रहा हूं। ये हाजिर जवाबी आंख ऐसे ही है। और वो फ्रंट सीट पे हैं, मुख्य अतिथि हैं, और उनका सब कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। और वो कह रहे हैं कि मैं सुन नहीं रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि आर्य समाज के रजिस्टर से मेरा नाम काट दिया गया या मुझे अब न्योता ही नहीं आ। और पूरा हॉल तालियों से गूंज। जबरदस्त। मैंने भी कुछ ऐसा सुना था उनकी हाजिर जवाबी के बारे में कि पाकिस्तान से एक पत्रकार उनसे कुछ पूछ रही थी, है ना, कि अटल जी आप तो बहुत ही उम्दा पर्सनालिटी के मालिक हैं, क्या आप मेरे शौहर बनेंगे, या इस तरह का कुछ उन्होंने पूछा था। तो उन्होंने जवाब क्या दिया था कि अपने हुक्मरानों से कह दो कि कश्मीर हमें दे दें,
फिर हम सब कुछ कर लेंगे। तो वो उनका अंदाज था। तो मतलब बहुत ही मतलब वाक्पटुता तो थी ही, और हाजिर जवाबी जो विवेक जी ने कही वो उनके अंदर में थी। और सच में बहुत स्पेशल व्यक्ति थे, बहुत स्पेशल व्यक्ति थे। क्या लिखते थे, क्या बोलते थे, और किस ढंग से भारत को रिप्रेजेंट करते थे। यूएन में भी हिंदी में उन्होंने अपने आप को संबोधित किया था, भारत की अगुवाई करते हुए। तो ये सब क्षण जो हैं भारतीयों को याद आते रहेंगे। उनके जैसा लीडर भारत को मिला, हमें उनको देखने का मौका मिला, ये हमारा सौभाग्य है। 25 दिसंबर को उनका जन्म दिवस है, और भारतवर्ष में जैसे विवेक जी ने उसकी बात भी की, कौन सा दिवस मनाते हैं सर उसमें? सुशासन दिवस। सुशासन दिवस के रूप में उसको मनाया जाता है हिंदुस्तान में। और तो आपके बिल्कुल इंदौर से सही। जो उनको बेहद लगाव था। जी जी जी, ग्वालियर के ही थे ना बेसिकली। जी। तो चलिए, आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा, क्योंकि हम सभी ने कुछ स्पीच से संबंधित, पब्लिक स्पीकिंग से संबंधित कुछ ना कुछ बारीकियां जो हैं सीखी, समझी, उसको इसी लाइव सेशन में एग्जीक्यूट किया। और सभी लोगों ने अपने अपने अंदाज में किया। सभी को मालूम चला उनका स्ट्रेंथ क्या है, और सभी को अपने वीकनेसेस पे काम करने का मौका भी मिला। तो लर्निंग ऐसे ही होती है, सिर्फ सुनने से काम नहीं चलता। अगर आप करेंगे तो धीरे धीरे आपकी उसमें हुनर बढ़ती जाएगी, और आप डेफिनेटली एक गुड स्पेस में होंगे इन डेज टू कम। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी लगन के साथ, इसी मन के साथ अपना समय दीजिए सीखने में चीजों को। निसंदेह अब भारत जो है आप सभी को सुनना चाहेगा, और ये मेरी तमन्ना है, और मैं जानता हूं कि ऐसा होगा। आप में से हर व्यक्ति हिंदुस्तान के मंच पर जब अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करेगा तो भारत कहेगा, क्या बात, क्या बात, क्या बात। थैंक यू वेरी मच। जबरदस्त, जबरदस्त। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू यू सर। सर। गुड नाइट, टेक केयर। थैंक यू, शुभ गुड रात्रि। नाइट। थैंक यू। शुभ रात्रि टू ऑल। शुभ रात्रि। ओके। सभी को गुड नाइट।